मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 321 से 330 तक सुनते हैं। अर्णव ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हमेशा से बहुत भाग्यशाली रहा हूं। हताश होकर हेनरी बस इतना ही कह सका, ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। इतना कहने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और टाइमर चालू किया। जब सभी लोग इमारत के बाहर आ गए तो उसने टाइमर का बटन दबाया। अर्णव ने फिर से फावड़ा उठाया और कहा, मिस्टर गोमपर्स, मैं हीरे खोदते समय दूसरों से परेशान नहीं होना चाहता। इसके अलावा मैं आपकी मोटरसाइकिल भी उधार लेना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आगे जाकर मैं बेहतर हीरे निकाल सकता हूं। गोमपर्स ने कहा, कोई बात नहीं, आप मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। हम यहां आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी, लेकिन उसका दिल तिरस्कार से भरा था। यह भारतीय मूर्ख था। जाहिर था कि इस तरह की शर्त तो उसे जीतनी ही थी। और जिसने पहले कभी हीरा नहीं निकाला, एक अनुभवी भी 1 घंटे में 10 कैरेट का हीरा नहीं निकाल पाएगा। फिर वो कैसे? मोटरसाइकिल चलाने की तो बात ही छोड़िए, कार चलाना भी बेकार है। अर्णव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फावड़ा लेकर उसके बगल वाली हार्ले पर चढ़ गया। ये मोटरसाइकिल शक्तिशाली, तेज और बहुत स्थिर है। आमतौर पर गोमपर्स हीरे की खदान की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए तेजी से आगे बढ़ा। सिर्फ वही जानता है कि मूर्ख कौन है। मुझे डर है कि 1 घंटे की खोज के बाद इस जगह को अब खुली खदान नहीं कहा जा सकेगा और सतह पर एक भी हीरा नहीं बचेगा। हालांकि मोटरसाइकिल की गति बहुत तेज है, लेकिन यहां हीरे इकट्ठा करने में उसका कोई असर नहीं पड़ता। उसकी आध्यात्मिक चेतना जहां भी जाती है, हर हीरा चुपचाप भंडारण रिंग में डाल दिया जाता है। करीब आधा घंटा बीत गया और अर्णव ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने अपनी मोटरसाइकिल चलाई और पूरी हीरे की खदान को शुरू से अंत तक खंगाल डाला। और उसकी स्टोरेज रिंग के अंदर हीरे एक पहाड़ की तरह जमा हो गए, जिनका वजन कम से कम 100 किलोग्राम था। वजन इकाई रूपांतरण के अनुसार 1 ग्राम 5 कैरेट के बराबर होता है और 1 किलोग्राम 5 किलोग्राम के बराबर। दूसरे शब्दों में, इतने कम समय में उसने लगभग 5 लाख कैरेट यानी कि 1 किलोग्राम हीरे जमा कर लिए हैं, जिसे एक बम्पर फसल कहा जा सकता है। बस सतह पर बचे हीरे अपेक्षाकृत छोटे हैं, जिनमें सबसे बड़ा 3 या 4 कैरेट का है। अगर आपको बड़े हीरे चाहिए तो आपको और गहराई से खोदना होगा। उसने अभी अभी जो यात्रा की थी उसमें कुछ बड़े हीरों का स्थान पहले ही तय हो चुका था और उन्हें खोदना बहुत आसान हो गया था। छोटी सी इमारत के दूसरी तरफ गोमपर्स ने अपने आदमियों से कुछ कुर्सियां बाहर लगाने को कहा और कई लोग यहां बैठकर अर्णव को देख रहे थे। यह देखकर कि उसे खुदाई करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वो मोटरसाइकिल चला रहा था। सभी थोड़ा उलझन में थे। बेशक गोमपर्स को पता नहीं था कि उसके हीरे लगभग खाली हो चुके थे और उसने व्यंग्यात्मक नजरों से कहा, मिस्टर अर्णव, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपका मतलब है कि वह 100 कैरेट के एक बड़े हीरे को सीधे भेदना चाहता है? हेनरी ने भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने देखा कि आधा समय बीत चुका था और अगर मास्टर अर्णव जल्दी से हीरे नहीं खोदते और अगर यह सिलसिला जारी रहा तो यह शर्त सचमुच हार जाएगी। सिर्फ जिया उदासीन दिख रही थी। उसे अर्णव पर पूरा भरोसा था और वो जानती थी कि वो बिना तैयारी के कभी लड़ाई नहीं लड़ेगा। हालांकि उसे ऐसा करने का मकसद समझ नहीं आया, लेकिन उसके पास उसके तर्क जरूर थे। सबके देखते देखते अर्णव ने आखिरकार मोटरसाइकिल रोकी, फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो हीरा खोदने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करेगा। यह बहुत धीमा होगा और समय भी नहीं बचेगा। उसने बस दूसरों से छिपाने के लिए कुछ बार खोदा। जब एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया तो उसने अपना दाहिना पैर उठाया और जमीन पर जोर से पटका। शक्तिशाली अराजक ऊर्जा तुरंत जमीन में गहराई तक घुस गई और जमीन से एक विशाल हीरा निकलकर उसके सामने छोटे से गड्ढे से प्रकट हो गया। ये एक विशाल पीला हीरा है जो कम से कम 14 कैरेट का लग रहा है। हालांकि इसे पॉलिश नहीं किया गया है, फिर भी सूरज की रोशनी में इसकी प्रभा मंडल मनमोहक है। अगर इतने बड़े हीरे की नीलामी हो तो इसकी कीमत कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए। अर्णव ने चेहरे पर मुस्कान के साथ मन ही मन अनुमान लगाया। ऐसा लग रहा था कि इस हीरे की खदान में
वाकई बहुत कुछ है। एक विचार के साथ उसने विशाल पीले हीरे को स्टोरेज रिंग में रख दिया। फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अगली आशाजनक जगह की ओर दौड़ पड़ा। इस तरह हर बार जब वो किसी जगह जाता तो कुछ फावड़े खोदता और चला जाता, और हर बार उसे 10 कैरेट से ज्यादा का हीरा मिलता। जमीन में दबे छोटे हीरों की बात पर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। गोमपर्स और दूसरे लोग देखते देखते और भी उलझन में पड़ गए। इतने सालों तक हीरे की खदान के मालिक रहने के बाद उन्होंने पहली बार किसी को इस तरह हीरे खोदते देखा था। उसने फिर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मिस्टर अर्नव वाकई बहुत बुद्धिमान है। कितना नीच इंसान है, बार बार पैर क्यों पटक रहा है? क्या ये कोई नकारात्मक संकेत है? हेनरी कुछ नहीं बोला। वो अब और शांत भी नहीं बैठ पा रहा था। वो चेहरे पर चिंता के भाव लिए उस छोटी सी इमारत के सामने टहलता रहा। वो फावड़ा उठाकर अर्नव को ड्रिल खोदने में मदद करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से नियम इसकी इजाजत नहीं देते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही 1 घंटा हो गया। अर्नव बिना एक पल भी गवाए अपनी मोटरसाइकिल से उस छोटी सी इमारत में लौट आया। गॉम्पर्स गर्व से खड़े हुए और पाखंडी अंदाज में बोले, प्रिय मिस्टर अर्नव, हीरे खोदने के आपके तरीके ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। फसल कैसी रही? तुमने तो बहुत सारे हीरे खोद निकाले होंगे, है ना? अर्नव स्वाभाविक रूप से समझ गया कि ये बूढ़ा उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने अपनी जेब थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, कम से कम 10 कैरेट से ज्यादा तो है। मिस्टर अर्नव, क्या आप मजाक कर रहे हैं? गॉम्पर्स को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि अर्नव ने अभी अभी बहुत मुश्किलें झेली हैं और वो एक हीरा भी नहीं खोद पाया। 10 कैरेट का हीरा तो दूर की बात है। हेनरी ने आश्चर्य से कहा, मिस्टर अर्नव, क्या तुमने सचमुच हीरे खोद निकाले? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरी किस्मत हमेशा बहुत अच्छी रही है। बोलने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपनी हथेली में 4 हीरे पाए। उनमें से 2 लगभग 4 कैरेट के थे और 2 लगभग 3 कैरेट के। कुल मिलाकर 10 कैरेट से ज्यादा थे। जैसे ही गोमपर्स ने ये 4 हीरे देखे, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और बेहद बदसूरत हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था, इस भारतीय व्यक्ति ने सिर्फ 1 घंटे की मेहनत के बाद 4 हीरे कैसे खोद निकाले? क्या किस्मत वाकई इतनी अच्छी होती है? हे भगवान, मिस्टर अर्नव, आप कितने भाग्यशाली हैं। हेनरी ने उत्साह से 4 हीरे लिए और उन्हें अपने बगल में रखे इलेक्ट्रॉनिक तराजू में डाल दिया। स्क्रीन कई बार चमकी और कुल 14 कैरेट दिखाई दिए। पीछे मुड़कर उसने गोमपर्स से कहा, अंकल, आप ये शर्त हार गए, कृपया अपना वादा पूरा करें। गोम्बोस के हाव भाव बदल गए और आखिरकार उसकी दुष्ट मुस्कान फिर से उभर आई। मुझे लगता है कि आपने गलती की है। शर्त तो मैं ही जीता है, मिस्टर अर्नव नहीं। हेनरी के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से से कहा, अंकल गोमपर्स, क्या तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो? एक व्यापारी होने के नाते तुम्हें अपना वादा निभाना ही होगा। गोमपर्स फिर भी मुस्कुराया और बोला, बेशक मैं अपना वादा निभाता हूं और अपनी शर्त भी निभाऊंगा। मैंने अभी कहा था कि 1 घंटे के अंदर अगर मिस्टर अर्नव 10 कैरेट का हीरा निकाल लेते हैं तो वो ये शर्त जीत जाएंगे। लेकिन, हेनरी ने गुस्से से कहा, क्या लेकिन? मिस्टर अर्नव ने अब तक जो हीरे निकाले हैं वे कुल मिलाकर 14 कैरेट के हैं। तुम्हें और क्या कहना है? हेनरी, मेरे प्यारे भतीजे, तुमने खुद ही कह दिया। मेरा अनुरोध है कि आप 10 कैरेट का हीरा खनन करें। गोमपर्स ने लोमड़ी जैसी मुस्कान दिखाई, हाथ बढ़ाया और कच्चे हीरे उठाए और कहा, इनमें से 2 हीरे 4 कैरेट के हैं, 2 3 कैरेट के हैं और कोई भी 10 कैरेट का नहीं है। मैंने मिलाकर नहीं कहा था, इसलिए मैं ये शर्त जीत गया। आप? हेनरी इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये बूढ़ा लोमड़ी सचमुच शब्दों का खेल खेलेगा। भला कौन इतना खुशकिस्मत हो सकता है कि 10 कैरेट का हीरा उठा ले? ये तो दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हालांकि गोमपर्स ने हेनरी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मुस्कुराते हुए अर्नव की तरफ देखा और कहा, मिस्टर अर्नव, क्या आपको भी हमारे नियमों की गलत समझ नहीं है? अर्नव बिल्कुल भी नाराज नहीं दिखे और मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, मैंने साफ सुना है। मिस्टर गोमपर्स ने कहा था कि वो 1 घंटे के अंदर 10 कैरेट के हीरे खोदना होगा। हेनरी ने उत्सुकता से कहा, मिस्टर अर्नव, आपको उसकी बात नहीं माननी चाहिए, वो बस धोखा दे रहा है। गोमपर्स ने कहा, मिस्टर अर्नव वाकई अपने वादे निभाने वाले इंसान हैं। क्या आपके पास अभी कोई हीरा है जो आपने नहीं निकाला? इस समय उसने दूसरे पक्ष के बारे में अपना मन बना लिया है। 4 छोटे हीरे ढूंढना आसान नहीं है, फिर वो 10 कैरेट का हीरा कैसे ढूंढ सकता है? भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था, मेरी किस्मत हमेशा से इतनी अच्छी रही है, मुझे सिर्फ ये 4 छोटे हीरे कैसे मिल सकते हैं? गोमपर्स को आश्चर्य हुआ। अर्नव ने अपनी जेब से कुछ निकाला और इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर एक हीरा फेंका। स्क्रीन चमकी और चमकदार लाल संख्या आखिरकार 10 कैरेट पर आ गई और ये ठीक 10 कैरेट थी, न एक ज्यादा न एक कम। ये कैसे संभव है?
गोमपर्स उलझन में लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सच है। अर्णव ने अभी अभी 10 कैरेट के हीरे पर पैर रखा था। यह देखकर कि गोमपर्स कुछ नहीं बोल रहा, अर्णव ने फिर कहा, क्या हुआ मिस्टर गोमपर्स? अगर एक काफी नहीं है तो मुझे दूसरा दे दो। उसकी कलाई के एक झटके से एक और हीरा परवलय को पार करके इलेक्ट्रॉनिक तराजू की तौल प्लेट पर आ गिरा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर संख्या 20 कैरेट दिखाई दे रही थी। दूसरे शब्दों में, अर्णव द्वारा फेंका गया हीरा बिल्कुल सही 10 कैरेट का था। संयोग से मेरे पास अभी भी एक है। अर्णव ने अपनी जेब में हाथ डाला और तराजू पर एक और हीरा गिरा। 30 कैरेट का हो गया। 3 10 कैरेट के हीरे देखकर सभी दंग रह गए। 1 घंटे में इतने सारे हीरे निकाले गए और उनमें से 3 10 कैरेट के थे। इससे सबकी समझ ताजा हो गई। हेनरी सबसे पहले होश में आया। वो उत्साह से उछल पड़ा और फिर गोमपर्स से बोला, मिस्टर गोमपर्स, अब और क्या कहना है? क्या अब हार मान लेने का समय आ गया है? ये गोमपर्स का चेहरा कई बार बदला और आखिरकार उसकी पुरानी मुस्कान लौट आई। हालांकि उसकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अर्णव, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। मैं मानता हूं कि मैं ये शर्त हार गया। ये सारे हीरे तुम्हारे हैं और अब तुम इन्हें ले सकते हो। मिस्टर गोमपर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्णव का मूड अच्छा था। इतने सारे हीरे जो जेड उद्योग के लिए कई सालों तक चलने लायक थे, अब उसे और खरीदने में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बार गोमपर्स ने बहुत प्रसन्नता से काम लिया। लोगों को तहखाने का लोहे का दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया और फिर हेनरी के अंगरक्षकों को हीरे को थैलों में भरकर कार तक ले जाने की अनुमति दी। ये सब करने के बाद वो मुस्कुराया और अर्णव से बोला, मिस्टर अर्णव, आप जैसे भाग्यशाली व्यक्ति से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सम्मान कर सकते हैं और मेरे साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं? हेनरी ने कहा, अंकल गोमपर्स, चलो इसे भूल जाते हैं। हमें अभी भी वापस जाकर कुछ करने की जल्दी है। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस बूढ़े लोमड़ी के मन में क्या है। एक बात तो तय थी, यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। एक साथ 435 करोड़ के हीरे, इसलिए वो इसे बिल्कुल नहीं जाने देगा। नहीं नहीं नहीं, बच्चे हेनरी, हम भी तो मेजबान हैं। हम भारत से आए मेहमानों के साथ कंजूसी नहीं कर सकते, वरना हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। ये कहते हुए गंगपोस ने अर्णव से फिर कहा, मिस्टर अर्णव, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझ पर एक आतिथ्य उपकार कर सकते हैं? अर्णव ने कहा, मिस्टर गोमपर्स इतने दयालु हैं तो मैं मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? वो ये भी जानता था कि ये बूढ़ा उससे जरूर बदला लेगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। भविष्य में अप्रत्याशित परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातें जल्द से जल्द सुलझा लेना बेहतर होता है। वाह मिस्टर अर्णव, आप बहुत खुशमिजाज इंसान हैं। मैं आपको और भी ज्यादा पसंद करता हूं। गोमपर्स ने अपनी घड़ी देखी। दोपहर होने में अभी भी काफी समय है। खैर, पास में ही एक वाइल्ड लाइफ पार्क है, वो बहुत बहुत अच्छा है। वहां बहुत सारे प्यारे जानवर हैं। क्यों ना हम पहले वहां जाकर देख लें? हेनरी ने कहा, छोड़ो भी, जानवर दिलचस्प नहीं होते। बोलते हुए उसने अर्णव की तरफ भी देखा, गोमपर्स की व्यवस्था का पालन न करने का इशारा करते हुए। अर्णव ने मानो कुछ भी नहीं देखा था और खुशी से बोला, जाहिर है इस बार हम भी अफ्रीका में मौज मस्ती करना चाहते हैं। मुझे यहाँ के मैदानी इलाकों और जंगली जानवरों को देखने का मौका मिला। यहाँ कई ऐसे जानवर हैं जो भारत में नहीं हैं। मिस्टर अर्णव, यकीन मानिए, यहाँ के जानवर आपको निराश नहीं करेंगे। ये सब बहुत प्यारे हैं। गोमपर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए अब चलते हैं। ये देखते हुए कि बात यहां तक पहुंच गई है, इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हेनरी के पास उसके साथ जाने का ही विकल्प था। समूह हीरे की खदान से निकल पड़ा। अर्णव और बाकी लोग जिन 3 गाड़ियों को पहले लाए थे, उनके अलावा गोमपर्स 3 और गाड़ियां चलाकर अपने साथ 8 अंगरक्षक भी लाए। अपनी हमर में बैठते ही गोमपर्स के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। ड्राइवर एक लंबा और मजबूत व्यक्ति था जो उसके अंगरक्षकों का मुखिया भी था। मालिक, क्या हम उस भारतीय लड़के को अपने हीरे ले जाने देंगे? गोमपर्स ने ठंडे भाव से कहा, यह बिल्कुल असंभव है। भगवान भी मेरा फायदा नहीं उठा सकते। अंगरक्षक नेता ने कहा, ऐसे में आपने मुझे अभी उन सबको मार डालने क्यों नहीं दिया? उसने चुपके से उस समय गोमपर्स से पूछा था कि क्या वो खुद हमले का नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उस भारतीय लड़के को मरना ही होगा। मैं उसे जिंदा अफ्रीका से नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये मेरी हीरे की खदान है और उस लड़के हेनरी के मेरे पीछे पड़ने से कुछ भी करना आसान नहीं है। एक बार यहां किसी ग्राहक के मरने की खबर फैल जाए तो भविष्य में पैसा कमाना सबके लिए असुविधाजनक हो जाएगा। जब हम बाद में सफारी पार्क पहुंचेंगे तो उस लड़के को नीचे गिराने का कोई न कोई मौका जरूर ढूंढेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे सफारी पार्क के शेर जरूर अपना स्वाद बदलना चाहेंगे। बॉस का तरीका बेहतर है, मुख्य अंगरक्षक ने कहा और अंगूठा दिखाया। वन्यजीव उद्यान हीरे की खदान से ज्यादा दूर नहीं है।
वे लगभग आधे घंटे में पहुंच गए। ये एक बड़ा वन्यजीव उद्यान है। आम चिड़ियाघरों के उलट यहाँ जानवरों को पिंजरों में नहीं रखा जाता और वे उद्यान में घूम सकते हैं। आगंतुक चिड़ियाघर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली कारों को विशिष्ट मार्गों पर चला सकते हैं, जिससे लोगों को प्रकृति के बीच खेलते हुए होने का एहसास होता है। हालांकि यहाँ सुरक्षा के भी कड़े उपाय हैं। सबसे पहले, निजी वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है और चिड़ियाघर द्वारा प्रदान की गई विशेष बैटरी कारों का उपयोग करना अनिवार्य है। साथ ही चिड़ियाघर में जानवरों को शिकार से बचाने के लिए सभी आगंतुकों को अपने हथियार जमा करने होंगे और बंदूकें अंदर नहीं ले जाई जा सकती। हालांकि गोमपर्स यहाँ के एक जाने-माने अमीर आदमी थे, फिर भी वे कोई अपवाद नहीं थे। उन्होंने और उनके अंगरक्षकों ने अपनी बंदूकें सौंप दी। सारी तैयारी करने और टिकट खरीदने के बाद सभी लोग चिड़ियाघर द्वारा प्रदान की गई दर्शनीय स्थलों की यात्रा कार में सवार हो गए। ये कारें विशेष रूप से बनाई गई है और बैटरी से चलती है। साथ ही कार के बाहरी हिस्से को स्टील की जाली और स्टील की सलाखों से सुरक्षित किया गया है। यहां तक कि एक हाथी भी कार में सवार लोगों को चोट नहीं पहुंचा सकता। इस इलेक्ट्रिक कार में 8 लोगों के बैठने की क्षमता है। गोमपर्स के अंगरक्षकों ने एक कार इस्तेमाल की, हेनरी के अंगरक्षकों ने एक कार और अर्णव और बाकी लोग एक दूसरी इलेक्ट्रिक कार में सवार हो गए। खर्च बचाने के लिए और क्योंकि यहां किसी भी यातायात नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, चिड़ियाघर ड्राइवर उपलब्ध नहीं कराता और आगंतुकों को खुद गाड़ी चलाने की अनुमति देता है। कार में बैठने के बाद अर्णव ने कहा, मैं चलाऊंगा। इसके बाद वो ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जिया उसके बगल वाली यात्री सीट पर सीधे बैठ गई और हेनरी और गोमपर्स पिछली सीट पर बैठ गए। कुछ लोग गाड़ी चलाने ही वाले थे कि अचानक 2 और पर्यटक गाड़ी से टकरा गए। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये 30 साल के एक युवक और युवती है। पुरुष लंबा है और बहुत हट्टा-कट्टा दिखता है। हालांकि ये महिला जिया जितनी आकर्षक नहीं है, फिर भी वो बहुत खूबसूरत है और उसने बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने हैं। उसकी ठुड्डी ऊंची उठी हुई है और उसके चेहरे पर अहंकार का भाव है। हालांकि वे अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनके चेहरे पूर्वी एशिया है। उस आदमी ने गाड़ी में इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर गोमपर्स पर पड़ी और उसने कहा, सर, क्या हम आपके साथ आ सकते हैं? सफारी पार्क के नियमों के अनुसार जब तक सीट पर 8 लोग न बैठें, तब तक गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। चूंकि गोमपर्स एक वीआईपी है, इसलिए उन्हें यह विशेष सुविधा मिलती है। अगर आप ये बस चूक गए तो आप दोनों को थोड़ी देर इंतजार करना पड़ सकता है। गोमबोस पहले तो मना करना चाहता था, लेकिन उस आदमी के बगल में बैठी खूबसूरत महिला को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और बहुत उत्साह से बोला, जाहिर है, जब ज्यादा लोग होंगे तो माहौल और भी ज्यादा रौनक भरा होगा। ये कार मूल रूप से 8 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन की गई थी, इसलिए 2 और लोगों के साथ ये भीड़ भाड़ वाली नहीं लगती थी। कार में बैठने के बाद उन्होंने कार में बैठे सभी लोगों को देखा। गोमपर्स ने सूट और चमड़े के जूते पहने हुए थे और उनके हाथों में 8 बड़ी हीरे की अंगूठियां थी। पहली नजर में वो एक बहुत अमीर आदमी लग रहा था। हालांकि हेनरी जवान है, लेकिन उसका स्वभाव दूसरी पीढ़ी के अमीरों जैसा है। जिया की तो बात ही छोड़िए, वो न केवल चमकदार था, बल्कि उसके पूरे शरीर में एक नेक स्वभाव भी था, जिसे कोई भी नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता था। केवल अर्णव ने साधारण कपड़े पहने थे। अपने बगल में बैठे अन्य लोगों की तुलना में वो बहुत ही हीन लग रहा था और थोड़ा असहज भी लग रहा था। ड्राइवर अभी भी ड्राइवर की सीट पर बैठा था और तुरंत पहचान लिया गया कि वो ड्राइवर है। कार में बैठने के बाद लड़की ने कहा, वाह, अब तुम गाड़ी चला सकते हो। अर्णव ने परवाह नहीं की, धीरे से कार स्टार्ट की और वन्यजीव उद्यान की ओर चल पड़ा। गोमपर्स ने फिर अपनी खास मुस्कान दिखाते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों अफ्रीकी नहीं लग रहे हो। क्या तुम यहां सफर कर रहे हो? उस आदमी ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम कबीर दुआ है और ये मेरी गर्लफ्रेंड अर्पिता बख्शी है। हम दोनों हॉलीवुड में काम करते हैं। मैं अब फ्रंट स्क्रीन काम से अवसर लेना चाहता हूं और किसी सामान्य काम से इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहना चाहता हूं। संयोग से पिछले कुछ दिनों में मुझे भारत से एक न्योता मिला है और मैं जल्द ही वहां काम करने वाला हूं। इसलिए मैं काम पर जाने से पहले वहां आकर कुछ मजे करना चाहता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे वो गोमपर्स से अपना परिचय दे रहा हो, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर जिया पर जा रही थी। जब से वो कार में बैठा था, वो जिया के रूपरंग पर मोहित हो गया था और सोच रहा था कि उसका ध्यान कैसे आकर्षित करे। वो जानता था कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण फिल्म और टेलीविजन उद्योग में प्रवेश करना और लाखों लोगों को आकर्षित करने वाला स्टार बनना है। इसलिए उसने जिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी स्थिति इतनी विस्तार से बताई। अफसोस की बात है कि वो निराश हुआ। जिया अपनी आंखों से आसपास के नजारों को निहारता रहा। कभी कभी वो बिना देखे ही अर्णव से कुछ शब्द कह देता, मानो उसने सुना ही न हो। गोमपर्स ने कहा, मिस्टर कबीर इतनी कम उम्र में ही फिल्म और टेलीविजन जगत में कदम रख पाया है।
वो वाकई जवान और होनहार है। कुछ और विनम्र शब्दों के बाद गोमपर्स का ध्यान तुरंत अर्पिता बख्शी की ओर गया और वो उससे बातें करने लगा। कबीर ने देखा कि जिया ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो खुद को सक्रिय रूप से कहने से नहीं रोक सका। हे मिस, मुझे लगता है कि तुम्हारा रूप और स्वभाव बहुत अनोखा है। अगर तुम फिल्म और टेलीविजन जगत में कदम रखोगी तो तुम जरूर मशहूर हो जाओगी और हॉलीवुड में एक बड़ी स्टार भी बन जाओगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें दिलचस्पी है या नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकता हूं। तुम्हें पता है, हॉलीवुड के कई बड़े निर्देशक मेरे दोस्त हैं। उसके विचार से ये शब्द कहने के बाद उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला जरूर उसको प्रशंसा से देखेगी और खुद को उसकी बाहों में डालने की पहल भी करेगी। परिणाम ने उसे एक बार फिर निराश कर दिया। जिया ने फिर भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, बल्कि ठंडे स्वर में कहा, रुचि नहीं है। कबीर दुआ का हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने फिर कहा, तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम राजस्थान, भारत से हो। क्या तुम घर छोड़ने से हिचकिचा रहे हो? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ दिनों में राजगढ़ शहर के दिग्गज ओंकार बरमार ने राजगढ़ की राजधानी में एक बड़े पैमाने पर फिल्म और टेलीविजन आधार स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और एक ब्रदर्स फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी भी स्थापित कर रहे हैं। मुझे परसों एक निमंत्रण पत्र मिला है और मुझे फिल्म और टेलीविजन कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। अगर लड़की तैयार हो तो मैं आपको हमारी कंपनी का पहला अनुबंधित सितारा बना सकता हूं। अपनी व्यक्तिगत क्षमता और हॉलीवुड में कई वर्षों के कार्य अनुभव के साथ मैं आपको भविष्य में निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता दिलाऊंगा। उसकी बात सुनकर अर्णव की भौहें तंग गई। उसे ब्रदर्स फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी की स्थापना के बारे में पता था और उसके आने से पहले ही उसने इसे एजेंडे में शामिल कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी दुनिया में माहिका गांगुली द्वारा नियुक्त महाप्रबंधक ही उसके पीछे बैठा होगा। कबीर दुआ की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे जिया ने फिर कहा, जरूरत नहीं है। मुझे फिल्म और टेलीविजन उद्योग में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कबीर दुआ के लिए 2 बार रिजेक्ट होना थोड़ा अप्रत्याशित था। पहले भी वो इसी तरीके से लड़कियों को पटाने में कामयाब रहा था, लेकिन आज जैसा निराश वो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने आगे कहा, क्या हम एक दूसरे की संपर्क जानकारी छोड़ दें और जब आपकी रुचि हो तो कांटेक्ट करें। जिया ने अधीरता से कहा, यह जरूरी नहीं है। यह कहकर उसने अर्णव का हाथ थाम लिया, खिड़की की ओर इशारा किया और प्यार से कहा, अर्णव देखो, एक जिराफ है। अप्रत्याशित रूप से ड्राइवर देवी का प्रेमी निकला। कबीर दुआ ने आंखों में बेकाबू ईर्ष्या से अर्णव को देखा। अपने प्रेमी को अपने सामने एक के बाद एक जिया को छेड़ते देख अर्पिता बख्शी के चेहरे पर असंतोष के भाव उभर आए। वो जिया से असंतुष्ट थी और अर्णव से नफरत भी करती थी। इस समय हमारे सामने कई चेतावनी संकेत दिखाई दिए और हम एक बेहद खतरनाक जानवर क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, गैंडे और हाथी दिखाई देते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद हमने 7-8 शेरों का एक झुंड देखा जो एक पेड़ के नीचे धूप सेंक रहे थे। अर्णव ने गाड़ी धीमी कर दी। देखो, गाड़ी में बैठे लोग बाहर तस्वीरें लेते रहते हैं और कभी कभी सेल्फी लेने के लिए कैमरा घुमा लेते हैं। कबीर दुआ और अर्पिता बख्शी भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्होंने अपने मोबाइल फोन उठाए और बाहर तस्वीरें लेते रहे। पहले खेलने के लिए बाहर निकले अर्पिता का ध्यान भी शेरों ने खींचा। अचानक बैटरी वाली गाड़ी एक मध्यम आकार के पत्थर से टकराई और अचानक हिल गई। अर्पिता बख्शी अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें ले रही थी। तभी उनका मोबाइल फोन गलती से कांटेदार तार की बाड़ में से फिसल गया और जमीन पर गिर गया। इससे वो बेहद असंतुष्ट हो गई और उनका जमा हुआ गुस्सा तुरंत निकल गया। बेवकूफ, तुमने गाड़ी कैसे चलाई? मेरा फोन गिर गया। अर्णव के कुछ बोलने से पहले ही जिया असंतुष्ट होकर बोली, तुम दूसरों को कैसे दोष दे सकती हो? फोन सही से न पकड़ने के लिए और तुम्हें फोन बाहर रखकर तस्वीरें लेने के लिए किसने कहा था? ये एक वन्य जीव पार्क है और ये कोई ढलान वाली सड़क नहीं है। उबड़ खाबड़ सड़कें तो होनी ही थी। तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए था। अर्पिता बख्शी ने घमंड से चिल्लाकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फोन इसलिए गिर गया क्योंकि उसने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई। ये एक नया फोन है और इसकी कीमत 50,000 से ज्यादा है। तुम्हें इसे मेरे लिए उठाना ही होगा। कबीर ने यह भी कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा था। अगर वो रुक जाता तो ऐसा नहीं होता। अर्णव ने भौहें चढ़ाई, मैं भी एक पर्यटक हूं। मुझे तुम्हारा ड्राइवर बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी अपनी पसंद है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गाड़ी चलाने में अच्छा नहीं हूं तो तुम गाड़ी चला सकते हो। हेनरी ने भी कहा, लड़के, तुम्हें साथ में आने देना अच्छा नहीं रहा, जो अभी भी तुम्हारे बहुत सारी समस्याएं हैं। तुम चाहो तो खुद है नीचे उतर के फोन उठा सकते हो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम आज मेरे लिए अपना फोन नहीं उठाओगे तो मामला यही खत्म नहीं होगा। अर्पिता बख्शी ने अपने हाथ कमर पर रख लिए और एक अंतहीन मुद्रा में खड़ी हो गई। जब हेनरी गुस्सा होने ही वाला था तो गोमपर्स ने उसे पकड़ लिया
और खुशी से कहा, गुस्सा मत करो सब लोग, क्या ये सिर्फ एक मोबाइल फोन नहीं है? बस नीचे जाओ और इसे उठा लो। अर्पिता बख्शी ने कहा, लेकिन इतने सारे शेरों के होते हुए कौन नीचे जाकर उन्हें उठाने की हिम्मत करेगा? मुझे जाने दो, ये वास्तव में इतना डरावना नहीं है। ये शेर रोजाना बहुत अच्छा खाते हैं और आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते। और हाँ, मैं बचपन में एक मुक्केबाज थी। अगर कोई शेर सचमुच आ भी जाए तो मुझे डर नहीं लगता। मैं उन्हें एक ही मुक्के से मार गिरा दूंगा। बात करने के बाद गोमपर्स ने अर्नव से कार को फोन पर वापस लगाने को कहा। फिर कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। हेनरी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बूढ़ा लोमड़ी कौन सा गाना गा रहा है। गोमपर्स के कार से बाहर निकलने के बाद भी शेरों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और आलस से धूप सेंकते रहे। वो गिरा हुआ मोबाइल फोन उठाने गया और कार में जल्दी से बैठने के बजाय उसने उसे कांटेदार तार की बाड़ में से अर्पिता बख्शी के हाथ में ठूंस दिया। अर्पिता बख्शी आश्चर्य से चिल्लाई, मिस्टर गोमपर्स, तुम बहुत बहादुर हो। गोमपर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल ये कुछ भी नहीं है। ये शेर आमतौर पर बहुत अच्छा खाते हैं और आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। दरअसल तुम्हें नीचे आकर टहलना चाहिए। इतनी अच्छी धूप और अच्छी हवा के साथ वहां नीचे से तस्वीरें लेना ज्यादा अच्छा है। अर्पिता बख्शी ने दूर खड़े शेर की तरफ देखा। फिर भी उसके मन में थोड़ी सी डर थी। आखिरकार वो जानवरों का महान राजा था, कोई प्यारी सी बिल्ली का बच्चा नहीं। उसने थोड़ी अनिश्चितता से कहा, क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूं? गोमपर्स ने कहा, जरूर, नीचे आइए, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। ये कहते हुए उसने सज्जनता से हाथ बढ़ाया। बार बार हिचकिचाने के बाद अर्पिता बख्शी आखिरकार डरते डरते कार से बाहर निकली। हालांकि मैं थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जितना ज्यादा मैं ऐसा करती हूं उतना ही ज्यादा रोमांच महसूस करती हूं। मिस्टर अर्नव, मिस जिया, हमारे साथ आइए। अफ्रीकी महाद्वीप में आना दुर्लभ है, इसलिए आपको यहां के रीति रिवाजों को करीब से देखना होगा। गोमपर्स ने अर्नव और जिया को फ्रंट की सीट से उतरने के लिए आमंत्रित करना शुरू किया। अर्नव ने हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो भी, वैसे भी नीचे बहुत खतरा है। मैं तुम्हें जल्दी ऊपर आने की सलाह देता हूं। कायर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम एक मर्द की तरह कैसे पेश आते हो। इतनी छोटी सी हिम्मत करने की भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। बोलने वाला कबीर दुआ था। जब उसने देखा कि शेर अभी भी वहीं है, आंखें बंद करके धूप सेंक रहे हैं, मानो उसने उन्हें देखा ही न हो, तो उसने अपने दिल का डर दूर किया। अर्नव को ताना मारते हुए वो कार से बाहर चला गया, जिससे उसकी बहादुरी और भी जाहिर हो गई। अर्पिता बख्शी के चेहरे पर भी व्यंग्यात्मक भाव था। कायर, तुम मुझ जैसी औरत के बराबर भी नहीं हो। अर्नव ने थोड़ा सिर हिलाया। ये बहादुरी नहीं हो, ये जीवन का अपमान है। अर्पिता बख्शी ने तिरस्कार से आंखें घुमाई। ये सचमुच पाखंड है। अगर तुम डरपोक हो तो डरपोक हो, और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हो। कबीर दुआ ने कहा, तुम चूहे जैसी डरपोक हो, कैसी मर्द हो। गोमपर्स ने जिया से फिर कहा, मिस जिया, क्या तुम नीचे आकर कुछ तस्वीरें लेने की योजना नहीं बना रही हो? क्या दुर्लभ अवसर है। कबीर दुआ ने आगे कहा, हाँ मिस जिया, उस कायर के साथ कार में छिपने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम यहां, तुम्हें मजे करने चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। जिया ने भावशून्यता से कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि अर्नव ने क्या कहा? तुम जीवन का अनादर कर रही हो। उसे नहीं लगा कि अर्नव डरपोक है। उसने तो इन हेवन समुदाय की सारी बुरी चीजें साफ कर दी थी, तो वो इन शेरों से कैसे डर सकता है? वहां मौजूद सभी लोगों में वही एकमात्र थी जो अर्नव के शब्दों का सही अर्थ समझ पा रही थी। मैं इतनी लापरवाही से कार से उतरा। अगर एक बार उन शेरों ने मेरा शिकार कर लिया तो या तो इंसान मरेगा या शेर। ये सचमुच जीवन का अनादर था। अर्नव और जिया हिले ही नहीं, कबीर और अर्पिता तस्वीरें लेने के लिए अपने कैमरे निकालने लगे, लेकिन गोमपर्स की आंखों में निराशा के भाव उभर आए। इस समय हेनरी आगे बढ़ा और अर्नव से फुसफुसाया, मिस्टर अर्नव, मैं सुविधानुसार कार से उतरकर एक नंबर कॉल के लिए पीछे जाना चाहता हूं। जब वो हीरे की खदान में अर्नव का इंतजार कर रहा था तो वो बेचैन था और उसने खूब कॉफी पी ली। रास्ते में कोई शौचालय नहीं था, इसलिए उसे बहुत जल्दी पेशाब लग गया। हालांकि वो ये भी जानता था कि सफारी पार्क खतरनाक है, फिर भी कुछ शेरों को झपकी लेते देखकर वो कार से उतरकर उनसे निपटने का मौका ढूंढना चाहता था। अर्नव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, सुरक्षा का ध्यान रखना। चिंता मत करो मिस्टर अर्नव, मैं जल्दी आता हूं। हेनरी अब अर्नव का तहे दिल से सम्मान करता है और उसकी बात पूरी तरह मानता है। वो कार से बाहर निकला और चूंकि अर्पिता बख्शी कार के आगे थी, वो कार के पीछे भागा और पानी निकालने के लिए अपनी पैंट के बटन खोलने लगा। बाहर सभी लोगों ने अपना ध्यान शेरों के समूह पर केंद्रित कर दिया। अगर शेर खड़े हो जाते तो वे तुरंत कार की ओर भाग जाते। दूरी को देखते हुए वे निश्चित रूप से समय पर पहुंच जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद शेर अभी भी वही सो रहा था
और धूप सेंक रहा था, उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, और उनमें से कुछ और भी ज्यादा शांत हो गए। कार में जिया ने कहा, जैसा उन्होंने कहा था, ये शेर भरे हुए लग रहे हैं और वे हमारी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शायद वे ध्यान नहीं देना चाहते, या शायद वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। इंसान हमेशा जानवरों की बुद्धिमत्ता को कम आंकते हैं। उनकी सहज प्रवृत्तियां प्राकृतिक अस्तित्व के नियमों से प्रभावित होती है, और कई बार वे मानवीय कल्पना से परे होती है। अर्णव बात कर रहा था, तभी उसने अचानक रियर व्यू मिरर में एक आकृति को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसका रंग आसपास की घासफूस में घुल मिल गया। अगर उसकी अद्भुत दृष्टि न होती तो उसे शायद ही पता चलता कि ये कोई जीव है। नहीं, ये खतरनाक है, जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो पहले ही देख सकता था कि ये एक तेंदुआ है, और ऐसा लग रहा था कि उसने यहां के लोगों को पहले ही घेर लिया है। चिल्लाने के बाद अर्णव जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी के पीछे हेनरी की ओर दौड़ा। ये युवक एक अच्छा इंसान था और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हेनरी गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया और आखिरकार अपने मूत्राशय पर पड़े दबाव को कम किया। आखिरकार वो सभी सामान को सही जगह पर रखा और पेंट की चेन ऊपर खींचने के लिए तैयार हो गया। इसी समय एक आकृति तेजी से एक तीखे तीर की तरह तेजी से आई। उसके दो अगले पंजों ने उसके कंधों को जोर से पकड़ने के लिए बढ़ा और खून से लथपथ मुंह से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में काटने के लिए हवा में था। ये तेंदुआ है और वो पहले से ही शिकार कर रहा है। हेनरी ने पीछे से हमला महसूस किया और इससे बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और वो अचानक बुरी तरह डर गया। लेकिन इसी समय एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और उसका कॉलर पकड़ लिया, और उस जबरदस्त बल ने उसे तुरंत एक तरफ खींच लिया। उसी समय एक जोरदार लात मारी गई और तेंदुए की छाती पर जोर से लगी। इस लात से, जो पहले खूंखार तेंदुआ था, अचानक गोली की तरह 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके सारे छिद्रों से खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। अर्णव हेनरी को उठाकर कार तक ले गया, और इसी समय एक और तेंदुए ने अर्पिता बख्शी पर हमला कर दिया। गोमपर्स और कबीर दुआ के ध्यान में आने से पहले ही उसने अर्पिता बख्शी की गर्दन को पीछे से काट लिया था और उसे मुर्गे की तरह जंगल में घसीट ले गया था। असल में 2 तेंदुए थे। अर्णव ने जिसे लात मारी थी वो मादा तेंदुआ थी, लेकिन ये नर तेंदुआ था। तुलनात्मक रूप से वो बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली था। पलक झपकते ही उसने अर्पिता बख्शी को 10 मीटर से ज्यादा दूर तक घसीट लिया। तभी गोमपर्स और कबीर दुआ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उनका ध्यान शेर पर था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पीछे एक तेंदुआ है, ये भाबते हुए कि आसपास और भी जानवर हो सकते हैं। वे दोनों अर्पिता बख्शी को बचाने का कोई इरादा किए बिना ही कार की ओर भागे। लेकिन इसी दौरान उन्हें यह देखकर बहुत डर लगा कि शेर किसी समय आगे बढ़ गए थे। 8 खूंखार शेर बवंडर की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे, और वे उनसे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। गोमपर्स ने पहले भी मुक्केबाजी का अभ्यास किया था, और उसकी चाल कबीर दुआ से कहीं ज्यादा तेज थी। शेर के आने से पहले ही वो कार में कूद गया। कबीर दुआ जाहिर तौर पर इतना भाग्यशाली नहीं था। हालांकि उसने दोनों हाथों से कार के दरवाजे की रेलिंग पकड़ ली थी, लेकिन शेर के बड़े पंजे से उसकी पीठ पर जोर से चोट लग गई। एक वयस्क नर शेर का वजन लगभग 200 से 400 किलोग्राम होता है। इस गति का बल उसके श्रोणी को लगभग तोड़ने के लिए काफी था। कबीर दुआ, जिसे शुरू में कमजोर माना जाता था, शेर के पंजे से जमीन पर गिर गया। उसी समय नर शेर दहाड़ा, उसकी ओर झपटा, अपना खून से सना मुंह खोला और सीधे अपने सफेद दांतों से उसकी गर्दन पर काट लिया। अपने चेहरे की ओर आती दुर्गंध को महसूस करते हुए वो तुरंत बुरी तरह डर गया। उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया है। इस क्षण अनगिनत यादें मेरे मन में कौंध गई। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने गोमपर्स की बात क्यों मानी, मुझे अर्णव से मुकाबला क्यों करना पड़ा। लेकिन इसी क्षण शेर का विशाल सिर उसके सामने स्थिर हो गया। ऐसा हुआ कि अर्णव ने हाथ बढ़ाकर शेर की गर्दन में लिपटे हुए व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे सीधा ऊपर खींच लिया। फिर अपनी कलाई के एक झटके से 300-400 किलो वजन वाला नर शेर कठपुतली की तरह उड़ गया और उसकी ओर दौड़े एक और नर शेर से टकरा गया। दोनों शेर जमीन पर लुढ़ककर गेंद बन गए। शेर को भगाने के बाद अर्णव ने कबीर दुआ को, जिसके अंग शिथिल थे, लात मारकर कार में डाल दिया। चीजें इतनी तेजी से हुई, लगभग एक पल में जिया ने अर्पिता बख्शी को देखा, जिन्हें घसीटा जा रहा था, और चिल्लाई, अर्णव, जल्दी करो और लोगों को बचाओ। हालांकि मुझे ये औरत बहुत नापसंद है, लेकिन मैं किसी जिंदा इंसान को तेंदुए के मुंह में दबे हुए नहीं देख सकती। ये कहकर वो उछल पड़ी, कार से बाहर निकली और तेंदुए की ओर दौड़ी। कार से एक और व्यक्ति को बाहर भागते देख 4 शेर तुरंत जिया के पीछे दौड़े और बिजली की तरह उस पर टूट पड़े, मानो उसे शिकार समझ रहे हों। अर्णव को स्वाभाविक रूप से कोई संदेह नहीं हुआ और वो तेजी से जिया और अर्पिता बख्शी की ओर दौड़ा।
उसकी साधना का स्तर ऊंचा है और गति तेज है। वो पीछे से आते हुए भी वो जिया को पीछे पछाड़कर अर्पिता की आसपास पहुंच गया। जब तेंदुए ने किसी को अपनी ओर दौड़ते देखा तो उसे खतरा समझ आया। उसने अपने मुंह में से शिकार छोड़ दिया, मुड़ा और अर्णव की ओर दौड़ा। साले, यहां से निकल जा। अर्णव ने अपना पैर उठाया और तेंदुए के माथे पर लात मारी। एक चटक सी आवाज हुई और उसने लात मारकर उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तेंदुआ 7-8 मीटर दूर उड़ गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। बिना रुके अर्णव ने जमीन पर पड़ी अर्पिता बख्शी को उठाया और जिया को दे दिया, जो बाद में वहां पहुंची। फिर वो उन शेरों का सामना करने के लिए मुड़ा जो उसकी ओर दौड़ रहे थे। कबीर दुआ को कार में धकेले जाने के बाद हेनरी को होश आया तो उसने कार का दरवाजा बंद कर दिया। कार में अर्णव का प्रदर्शन देखकर तीनों लोग दंग रह गए। हालांकि हेनरी जानता था कि वो एक जादूगर है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना कुशल है। चौंकने के बाद गोमपर्स के चेहरे पर गर्व और उदासी के भाव उभर आए। इस बार वन्यजीव पार्क में आने का उसका उद्देश्य उसे मारना था। हालांकि शुरुआत में ये ठीक नहीं रहा, लेकिन अब उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। उसे विश्वास नहीं था कि शेरों के झुंड के सामने अकेले जीवित रहने की कोई उम्मीद है। उसने अपना मोबाइल फोन भी निकाला, कैमरा चालू किया और एक शेर को एक आदमी को खाते हुए रिकॉर्ड करने की तैयारी की। 2 अंगरक्षकों की गाड़ियां पीछे पीछे आ रही थी और जब उन्होंने देखा कि उनके सामने क्या हो रहा है तो वे तेजी से वहां पहुंच गए। हालांकि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो कबीर, हेनरी और गोमपर्स पहले ही गाड़ी में सवार हो चुके थे और खतरे से बाहर थे। उनका कर्तव्य केवल अपने स्वामी की रक्षा करना है और उन्हें दूसरों की परवाह नहीं है। इसके अलावा उनके सामने 8 नर शेर थे और उनके हाथों में बंदूकें नहीं थी, इसलिए अगर वे गिर भी गए तो भी ये व्यर्थ होगा। हेनरी ने कार में चिंता से चिल्लाया, गोमपर्स, तुम क्या कर रहे हो? हमें मिस्टर अर्णव को जल्दी से बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उन्हें कैसे बचाएं? क्या तुम उन्हें बचाने वाले हो? क्या तुम उन शेरों को और खाना खिलाना चाहते हो? ये हालांकि हेनरी अर्णव की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने कौशल से वो केवल शेर को भोजन पहुंचा सकता था, जिससे अर्णव का बोझ बढ़ जाता। कबीर दुआ सीट पर धंस गया। अभी अभी लगे प्रहार से उसकी पादें सचमुच डर गई और शेर ने उसका गला लगभग काट लिया था। अभी भी उसके अंग कमजोर हैं और वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हालांकि वो अर्पिता बख्शी को खून से लथपथ साफ देख सकता था, फिर भी उसने कोई चिंता नहीं दिखाई। आखिरकार उसका जीवन सबसे कीमती था। अपने चारों ओर खड़े 8 शेरों का सामना करते हुए अर्णव ने जरा भी डर नहीं दिखाया और जिया से कहा, चलो चले। अग्रणी शेर लंबा है और उसका वजन 400 किलोग्राम है। उसे शेरों के इस समूह का राजा होना चाहिए। अर्णव के तिरस्कार को महसूस करते हुए उसका राजसी वैभव भड़क उठा और वो दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो झपटने वाला था, अर्णव ने उसके बड़े सिर पर तमाचा मार दिया। इस बार उसे जोर से 7-8 मीटर ऊपर हवा में खींच लिया गया और एक कटोरे जितना मोटा छोटा पेड़ एक क्लिक से टूट गया। राजा सिंह जमीन से उठ खड़ा हुआ। हालांकि वो मरा नहीं था, पर कई जगहों पर घायल था। अर्णव को देखते हुए उसकी आंखें भय से भरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान पहले हमेशा कमजोर रहे हैं, वे अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। अपने राजाओं को इस तरह परास्त होते देख बाकी शेर सहज ही रुक गए, खासकर नर शेर, जिसे अभी अभी अर्णव ने सबक सिखाया था। उसने न सिर्फ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि धीरे धीरे पीछे हट गया। अर्णव ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अगर ये जानवर खुद मौत नहीं चाहते तो वो मारने में आलस्य के कारण अर्णव ने जिया को बाहर निकाला और बैटरी कार की ओर चल पड़े। तीनों गाड़ियों में बैठे लोग हक्के बक्के रह गए। गोमपर्स और हेनरी द्वारा लाए गए 16 अंगरक्षक आमतौर पर खुद को उस्ताद समझते थे, लेकिन वे अर्णव के स्तर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। 8 नर शेरों का सामना करते हुए बिना अपना हावभाव बदले उसने शेर राजा को जोर से थप्पड़ मारा और सभी शेरों को चौंका दिया। क्या यही है वो पौराणिक मार्शल आर्ट? गोमपर्स ने अपना मोबाइल फोन उठाया। असल में वो एक शेर को एक आदमी को खाते हुए दिखाना चाहता था, लेकिन उसे इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उसने शीशे पर थपकी दी, बेवकूफ, इन शेरों ने उसे क्यों नहीं खाया? आज उसकी योजना अर्णव को सफारी पार्क में मरने देने की थी। यह देखकर कि उसकी योजना नाकाम होने वाली है, उसने मुड़कर कार का दरवाजा बंद कर दिया। वो गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हें यही छोड़ रहा हूं, देखते हैं तुम कितने शेरों को उठा सकते हो। अब 2 तेंदुए मर चुके हैं और खून की गंध जल्द ही दूसरे जानवरों को आकर्षित करेगी। तब तक अर्णव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो इन जानवरों का मल बन जाएगा। गोमपोस को कार का दरवाजा बंद करते देख हेनरी गुस्से से चिल्लाया, गोमपर्स, तुम क्या करोगे? जल्दी से कार का दरवाजा खोलो। ये कर रहे हो? वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि गोमपर्स ने उसे पलटवार किया। इस आदमी ने पहले भी
मुक्केबाजी का अभ्यास किया था और उसने एक ही मुक्का मारकर हेनरी को कार की सीट पर गिरा दिया। हेनरी ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम हत्या कर रहे हो। तुम सही कह रहे हो, मैं हत्यारा हूं। गोमपर्स गुस्से से दहाड़ा, मैं बस उसे मरना चाहता हूं, वरना तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे यहां क्यों लाया हूं? एक भारतीय भी मेरा हीरा लेने की हिम्मत कर सकता है और मरने का सिर्फ एक ही तरीका है। कमीने, मैं तुमसे लड़ूंगा। हेनरी ने गोमपर्स से लड़ने के लिए आगे आने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ताकत का गुस्से से कोई लेना देना नहीं था। गोमपर्स ने उसे फिर से मुक्का मारा, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और वो सीट पर गिर पड़ा और उठ नहीं पाया। वो मुड़ा और कबीर दुआ से चिल्लाया, मूर्ख लड़के, गाड़ी चलाकर तुरंत यहां से हमें निकालो, वरना मैं तुम्हें शेरों को खिलाने के लिए नीचे फेंक दूंगा। हाँ, मैं करता हूं। हालांकि नीचे जिया और उसकी प्रेमिका थे। कबीर दुआ ने अपनी जान की परवाह करते हुए तुरंत गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की सीट पर दौड़ लगा दी। इस समय अर्णव पहले ही कार के सामने पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खींचा और पाया कि वो अंदर से बंद था। उसने हेनरी को खून से लथपथ देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। वो गोमपर्स से चिल्लाया, एक आखिरी मौका है, कार का दरवाजा खोलो। सपने देखना बंद करो, यही मरने का इंतजार करो। गोमपर्स ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, हिंदुस्तानी लड़के, तुम अपनी बदकिस्मती के लिए सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हो। तुमने आंखें खोलकर यह भी नहीं देखा कि मैं कौन हूं। तुमने मेरे हीरे भी ले लिए। जब तुम यहां शेर की लीड बन जाओगे, तब भी वे हीरे मेरे ही रहेंगे। कबीर भी चिल्लाया, हाँ, क्या तुम शेर को नहीं हरा सकते? देखो तुम कितने शेर मार सकते हो। जिया ने खून से लथपथ अर्पिता को अपनी बाहों में लिया और गुस्से से उसे डांटा, साले, तुम अभी भी इंसान हो। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड घायल हो गई है? जल्दी से दरवाजा क्यों नहीं खोलते? कबीर चिल्लाया, गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं होती। अगर वो मर गई तो मैं दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा। गोमपर्स मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, तुम सही कह रहे हो। औरतें तो बस कपड़े हैं, हमारी अपनी जिंदगी सबसे जरूरी है। उसने जिया की तरफ देखा और कहा, छोटी बच्ची, अगर तुम मेरी औरत बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा सकता हूं। वाह, सपने देखना बंद करो। जिया ने उस पर जोर से थूका। गोमपर्स अचानक चौंक गया और उसके चेहरे पर थूक दिया गया। उसने अपने चेहरे से लार पोंछी और गुस्से से बोला, बदबूदार कुतिया, तो बस मरने का इंतजार करो। कबीर, गाड़ी चलाओ, तुम ही मरने का इंतजार कर रही हो। कबीर जैसे ही कार स्टार्ट करने ही वाला था कि अर्णव ने हाथ बढ़ाकर ड्राइवर सीट की रेलिंग पकड़ ली। मूल रूप से यह सुरक्षा बाड़ शेरों और हाथियों से निपटने के लिए डिजाइन की गई थी। हर स्टील की छड़ अंगूठे जितनी मोटी है और बेहद मजबूत दिखती है। यही वजह है कि गोमपर्स और बाकी लोग इतने आत्मविश्वास से भरे हैं। उनकी राय में जब तक वे दरवाजा नहीं खोलते, अर्णव चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने उन्हें चौंका दिया। मूल रूप से अविनाशी सुरक्षा बाड़ अर्णव के हाथों में कागज की तरह थी और एक पल में उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया। अर्णव ने कबीर का कॉलर पकड़ा, उसे कार से बाहर खींचा और जोर से पीछे फेंक दिया। यह आदमी इतनी जोर से फेंका गया कि वो लगभग मर ही गया। लेकिन सुरक्षा गाड़ी से बाहर निकलते ही उसके दिल में अचानक एक गहरा डर पैदा हो गया। वो जमीन से उठा, जूझते हुए चिल्लाया, मिस्टर अर्णव, कृपया मेरी मदद करो, मैं अभी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। कबीर ने अर्णव के पास पहुंचते हुए कहा, लेकिन जिया ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसे इस कृतघ्न सफेद आंखों वाले भेड़िए पर जरा भी दया नहीं आई। कृपया मेरी मदद करो, मैं अभी गलत था। कबीर चीखता रहा। शुक्र है कि शेर अभी अर्णव से डरे हुए थे। वे सब उसे दूर से घेरे हुए थे और उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। अर्णव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बैटरी कार का दरवाजा फिर से पकड़ लिया। उसे जोर से नीचे पटक दिया और पूरा दरवाजा उखाड़ दिया। गोमपर्स कार के एक सीट में बैठा था, बिल्कुल हक्का बक्का। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह भारतीय आदमी इतना खूंखार है कि उसने सुरक्षा कार का मजबूत रेलिंग की भी परवाह नहीं की। ठंडी आंखों वाले अर्णव को देखते हुए उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाकर चापलूसी से कहा, मिस्टर अर्णव, अगर आपको कुछ कहना है तो मैं आपको और 435 करोड़ रुपए दे सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, अर्णव ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे कार से बाहर फेंक दिया। उसने उसे सीधे नहीं मारा, चूंकि ये बूढ़ा आदमी खुद को शेर के गोबर में बदलना चाहता था, इसलिए उसे उसी तरह से बदला देना चाहिए और उसे शेरों को खाना खिलाने देना चाहिए। कबीर और गोमपर्स को साफ करने के बाद अर्णव ने हेनरी को कार में खींच लिया और वे चारों अंगरक्षकों के साथ गाड़ी की ओर चल पड़े। मालिक को आते देख हेनरी के अंगरक्षक ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और चारों लोगों को उठा लिया। कार में बैठते ही अर्णव ने गाड़ी चला रहे अंगरक्षक से कहा, चलो
वापस चलते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के अंगरक्षक ने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी और वहां से चला गया। वे शेर असल में अर्णव से डरते थे। उसे जाते देखकर वे तुरंत चिल्लाने लगे और गोमपर्स और कबीर को घेर लिया। दोनों लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। इतने सारे खूंखार शेरों का सामना करते हुए उनके पैर कमजोर हो गए थे और वे खड़े नहीं हो सकते थे। वे बस क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक कार से पीठ टिकाकर खड़े रह सकते थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। खासकर गोमपर्स। कुछ मिनट पहले वो शेरों को किसी को खिलाने की सोच रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब वो इस स्थिति में होगा। शुक्र है उसका अंगरक्षक उसके पीछे पीछे चल रहा था और इलेक्ट्रिक कार तुरंत वहां से गुजर गई। इन अंगरक्षकों के पास बंदूकें नहीं थी और न ही इन शेरों का सामना करने का आत्मविश्वास था। फिर भी अपने कर्तव्यों के कारण वे डरते डरते गोमपर्स के पास आए और उसे कार में बैठने के लिए सुरक्षित किया। शेर चारों ओर इकट्ठा हो गए। चूंकि अर्णव अभी बहुत ज्यादा उग्र था, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि उनके सामने का शिकार भी उतना ही शक्तिशाली है। इसलिए उन्होंने हमला करने की जल्दी नहीं की। जैसे ही ये लोग धीरे धीरे कार के दरवाजे की ओर बढ़े, उनका धैर्य जवाब दे गया और एक नर शेर ने धीरे से हमला कर दिया। दहाड़ने के बाद वो गोमपर्स के बगल में खड़े एक काले अंगरक्षक की ओर दौड़ा। अंगरक्षक पूरी तरह सतर्क था। जब उसने हमला करते हुए शेर को देखा तो वो केवल दांत पीसकर एक मुक्का ही मार पाया। यह आदमी कभी बहुत अच्छा काला मुक्केबाज था। उसके हर मुक्के में सैकड़ों किलो की ताकत होती थी। लेकिन अफसोस की बात थी कि उसका सामना एक शेर से था, किसी आम इंसान से नहीं। हालांकि इस मुक्के ने नर शेर का सिर झुका दिया, लेकिन जाहिर है इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उल्टा उसके तीखे अगले पंजों से उसकी छाती पर खून के गहरे निशान पड़ गए और खून तुरंत बहने लगा। दूसरे शेरों ने देखा कि उनके सामने खड़े ये लोग उतने ताकतवर नहीं थे और खून की गंध से उत्तेजित हो गए। उन्होंने अब और देर नहीं की और अपने दांतों और पंजों से उन पर झपट पड़े। इन अंगरक्षकों ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन उनकी जनशक्ति सीमित थी। उनमें अर्णव जैसी क्षमता नहीं थी और वे इन शेरों से अपने नंगे हाथों से नहीं लड़ सकते थे। सिर्फ 1-2 मिनट में ये सभी अंगरक्षक घायल हो गए और गोमपर्स के कूल्हे से मांस का एक टुकड़ा भी फट गया। सिर्फ कबीर ही भाग्यशाली था। वो डरकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन किसी शेर ने उस पर हमला नहीं किया। सबसे बुरी बात यह थी कि वे खून की गंध से आकर्षित हुए और कुछ तेंदुए और लकड़बग्घे भी आसपास आ गए, लेकिन शेरों की ताकत के कारण वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अपने आसपास खूंखार जानवरों को देखकर गोमपर्स लगभग रो पड़ा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना उन खूंखार जानवरों के मल में बदल जाएगा। यह देखकर कि वो खतरे में है और गोमपर्स को मरने ही वाला है, एक गोली चली और शेर राजा की गर्दन में एक बेहोशी की गोली दाग दी गई। शेर राजा ने 2 बार संघर्ष किया और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। वन्यजीव उद्यान के कर्मचारियों को पता चला कि यहां क्या हो रहा है और उन्होंने तुरंत लोगों को वहां बुलाया। उन्होंने शेरों और अन्य जानवरों को डराने के लिए लगातार कई गोलियां चलाई और फिर कई लोगों को कार में पहुंचाया। बस में चढ़ने के बाद चिड़ियाघर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सभी के जख्मों पर पट्टी बांधने में मदद की। शेर ने गोमपर्स के कूल्हे से मांस का एक टुकड़ा नोच लिया था और उसके कंधे पर खून से सना मुंह था। वो आदमी दर्द से मुस्कुराया और दांत पीसते हुए गाली दी, अरे भारतीय, जरा मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। इस समय अर्णव और अन्य लोग वन्यजीव उद्यान से निकल चुके थे। कार में उसने अर्पिता की गर्दन के जख्म का इलाज करने में मदद की। सौभाग्य से उसने और जिया ने समय रहते उसे बचा लिया और तेंदुए को दूसरा चोट काटने नहीं दिया, वरना बात पूरी तरह से खत्म हो जाती। गेट पर पहुंचकर अर्णव और बाकी लोग हेनरी की कार में बैठ गए। अर्पिता ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, सर अर्णव, आपकी जीवन रक्षक कृपा के लिए धन्यवाद। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगी। इस बार वो बहुत उत्साहित थी और उसके प्रेमी ने उस नाजुक घड़ी में उसे छोड़ दिया। आखिरकार उसके सामने वाले आदमी ने उसे बचा लिया। अर्णव ने कहा, आपको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी चोट अब नियंत्रण में है। वापस जाकर कुछ दिन आराम करने के बाद आप ठीक हो जाएंगे। अर्पिता ने फिर से उसका बहुत बहुत धन्यवाद किया और जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। अर्णव और बाकी लोग भी एंड्रयू के घर लौट आए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एंड्रयू ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। कार में गोमपर्स ने हेनरी को कई बार घूंसे मारे। इस समय उसका शरीर खून से लथपथ था और वो बहुत दुखी लग रहा था। अपने बेटे को घायल देखकर एंड्रयू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने पूछा, क्या हुआ? हेनरी ने कोसा, ये सब उस कमीने गंबोस का कृत्य ही था जिसने मास्टर अर्णव और मुझे लगभग मार ही डाला था। एंड्रयू ने पूछा, क्या तुम मास्टर अर्णव को हीरे खरीदने नहीं ले गए थे? ये कैसे हो सकता है? हेनरी ने कहानी शुरू से अंत तक सुनाई और अंत में कहा, वो बूढ़ा लोमड़ी गोमपर्स पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है।
वो असल में वन्यजीव पार्क में मास्टर अर्नव को मारना चाहता था। हालांकि हेनरी की कहानी बहुत सरल थी, फिर भी एंड्रयू उसे सुनकर डर गया और साथ ही उसे समझ आ गया कि अर्नव ने ही उसके बेटे को फिर से बचाया था। मास्टर अर्नव, फिर से कदम उठाने के लिए धन्यवाद। उसने फिर से अर्नव को प्रणाम किया और फिर बोला, उस कमीने गोमपर्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना दिल तोड़ने वाला काम करेगा। मास्टर अर्नव, मुझे बहुत अफसोस है। मैं इस मामले के लिए आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। अर्नव ने हाथ हिलाकर कहा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है और उसे भी वही सजा मिली जिसका वो हकदार था। ये लोग कुछ देर बातें करते रहे और अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उठाने के बाद उसने उत्साह से अर्नव से कहा, मास्टर अर्नव, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं उसके बारे में खबर है। अर्नव खुश लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि एंड्रयू के सूचना माध्यम वाकई बहुत शक्तिशाली थे और उसने सिर्फ एक दिन में सुप्रिया को ढूंढ लिया। उसने पूछा, वाह, लोग कहाँ हैं? अब उसके पास काफी हीरे हैं। अगर उसे सुप्रिया मिल जाए तो वो तुरंत भारत लौट सकता है, जुमा जनजाति में। इस बिंदु पर एंड्रयू की अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। मास्टर अर्नव, यह मामला थोड़ा परेशानी भरा है। अगर अन्य जनजातियों में मैं, एंड्रयू, उस व्यक्ति को तुरंत बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता था, लेकिन जुमा जनजाति में मैं नहीं कर सकता। अर्नव ने पूछा, क्यों? क्या इस जनजाति में कुछ खास बात है? वो अब अफ्रीकी महाद्वीप से पूरी तरह अपरिचित है और उसे जितना हो सके उतना जानने की जरूरत है। एंड्रयू ने कहा, जुमा जनजाति वाकई खास है। अफ्रीकी महादेश की 130 जनजातियों में ये एक अनोखा अस्तित्व है। सबसे पहले, जुमा जनजाति बहुत शक्तिशाली है। हालांकि इस जनजाति के लोग बंदूक जैसे अस्त्र का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी आबादी लगभग 10 लाख है और सभी बहादुर और आक्रामक है और आम जनजातियां उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करती। दूसरी बात, वे लगभग आदिम अवस्था में रहते हैं, बहुत असभ्य है और उनकी सभ्यता का स्तर बहुत निम्न है। उनकी कई बातें समझ में नहीं आती और उनसे संवाद करना मुश्किल है। इस वजह से वे पूरी तरह से अनौपचारिक अवस्था में हैं। हालांकि वे इस जमीन पर रहते हैं, लेकिन वे सरकार के नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। जुमा लोगों की नजर में हेड वे केवल मुखिया है, सरकारी अधिकारी नहीं। जुमा जनजाति जिस जगह पर रहती है वो खनिज संसाधनों से भरपूर है। एक बार एक व्यापारी वहां विकास करना चाहता था। हालांकि विकास विफल रहा, लेकिन उसे राजा के आदेश पर जलाकर मार डाला गया। ऐसी जनजाति के बारे में मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। एंड्रयू थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, मास्टर अर्नव, जुमा जनजाति बहुत ही विशिष्ट है और वहां से लोगों को बचाना वाकई बहुत मुश्किल है। अगर आप बस साधारण दोस्त ढूंढ रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि इसे छोड़ दें। जुमा जनजाति में प्रवेश करने के बाद किसी महिला को बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। अर्नव ने कहा, मिस्टर एंड्रयू, वो व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप मुझे जुमा जनजाति तक पहुंचाने के लिए किसी का इंतजाम कर दें, बाकी मैं कर लूंगा। एंड्रयू ने कहा, मिस्टर अर्नव, क्या आप सचमुच इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते? जुमा जनजाति वाकई खतरनाक है। इसके अलावा वहां मेरे लोगों ने बताया है कि जुमा जनजाति इस समय एक विशेष महामारी से जूझ रही है। कहा जाता है कि बहुत से लोग मारे गए हैं और इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अफ्रीकी महाद्वीप की गर्म जलवायु के कारण अक्सर किसी न किसी तरह की बीमारियां फैलती रहती है। उदाहरण के लिए, विश्व प्रसिद्ध इबोला वायरस और एड्स यहीं से आए थे। कई संक्रामक बीमारियों के तो नाम भी नहीं होते। यहाँ के लोग उन्हें प्लेग कहते हैं। अर्नव ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास लोगों को बचाने की क्षमता है और मैं एक डॉक्टर हूं। मुझे प्लेग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। शायद मैं वहां मदद कर सकूं। ठीक है, तो तुम कब निकलोगे? हेनरी तुम्हें वहां ले जाएगा। अर्नव ने कहा, जरूर, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। एंड्रयू ने कहा, तो चलो अब दोपहर का भोजन करते हैं। मैं लोगों को खाना बनाने दूंगा और खाने के बाद आप चले जाएंगे। 1 घंटे बाद अर्नव और अन्य लोगों ने दोपहर का भोजन किया। हेनरी ने जो गाड़ियां तैयार की थी वे 2 विशेष रूप से संशोधित हमर थी। अफ्रीकी महाद्वीप में कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं, इसलिए इस ऑफरोड वाहन के कई फायदे हैं। अर्नव और उसका दल चल पड़ा। वो और हेनरी जिया एक कार में थे और पीछे 4 अंगरक्षक भी एक कार में थे। राजधानी से निकलने के बाद सभी पश्चिम की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वे और भी वीरान होते गए, लेकिन उन्होंने अफ्रीकी महाद्वीप के अलग अलग रीति रिवाजों का भी अनुभव किया। जुमा जनजाति बहुत दूर थी और सूर्यास्त तक वे जनजाति के किनारे पहुंच ही गए। यहां पहुंचने पर ही अर्नव को एहसास हुआ कि जुमा जनजाति बहुत बड़ी है, जिसके आसपास कई छोटी छोटी और सीमांत जनजातियां हैं। एक दिन चलने के बाद सभी थोड़े थके हुए थे। हेनरी को घूमना फिरना पसंद था, इसलिए वो यहां के हालात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो अर्नव को एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढूंढने ले गया जहां सभी आराम कर सकें और खाना खा सकें। कहने को तो ये एक होटल है,
लेकिन असल में ये खास तरह के भूसे से बना एक शेड है जो देखने में बहुत साधारण लगता है। एक मोटी काली मकान मालकिन उसके बगल में उकड़ू बैठी कुछ खाना बना रही थी। उसकी गंध अजीब थी। होटल के आसपास बहुत से लोग इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। अर्णव और जिया को सबसे ज्यादा ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि यहाँ की साफ सफाई की स्थिति भारत से भी बहुत खराब थी। मक्खियां हर जगह थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यहां लोग आसानी से बीमार पड़ जाते थे। सब कुछ देर बैठने के बाद काली मकान मालकिन गहरे रंग के खाने की एक प्लेट ले आई जो किसी तरह का मांस लग रहा था। मक्खियों से भरे इस माहौल में अर्णव के लिए अपनी भूख वापस पाना वाकई मुश्किल था। उसने हेनरी से कहा, पैसे दे दो, चलो चलते हैं और अंधेरा होने से पहले उसे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हेनरी ने $1 निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। अर्णव के पीछे पीछे चला और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसी समय उसके बगल में खेल रहा एक छोटा लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा और फिर लगातार छटकाने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। नहीं, सिस्से पर शैतान का साया है। उसके आसपास के लोग तुरंत घबराकर चीख पड़े और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो छोटे लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़े, इसलिए सब उसके पीछे छिप गए। अर्णव ने होश में आकर उस पर नजर डाली। छोटा लड़का एक धूसर आभा में लिपटा हुआ था और किसी अनजान वायरस से संक्रमित था। ये वही खास प्लेग होना चाहिए जिसका जिक्र एंड्रयू ने पहले किया था। वो आगे बढ़ा, पहले छोटे लड़के की नब्ज जांची और फिर एक चांदी की सुई निकालकर उसमें चुभो दी। ये देखकर कि उसने छोटे लड़के को छूने की हिम्मत की है, मोटी मकान मालकिन जल्दी से चिल्लाई, उसे मत छुओ वरना शैतान तुम्हें पकड़ लेगा। चिंता मत करो, उस पर शैतान का साया नहीं है, बल्कि उसे एक बीमारी है। मैं एक डॉक्टर हूं और उसकी बीमारी ठीक कर सकती हूं। अर्णव के बोलते ही उसने बिजली की तरह झटका मारा और अपने हाथ में पकड़ी चांदी की सुई को झट से उस छोटे लड़के के शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा बड़े एक्यूपंक्चर बिंदुओं में डाल दिया। चांदी की सुई के अंदर जाते ही उस छोटे लड़के के शरीर का हिलना डुलना बंद हो गया और उसके मुंह से झाग आना बंद हो गया। उसके आसपास के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हुए और अर्णव की ओर इशारा किया। जाहिर तौर पर उसकी उपचार पद्धति के बारे में बहुत उत्सुक थे। यहाँ के लोगों की जीवन शैली बेहद आदिम है, बाहरी दुनिया से उनका बहुत कम संपर्क है और उन्होंने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति जैसे एक्यूपंक्चर कभी नहीं देखा था। इसी समय हेनरी का मोबाइल बज उठा। फोन उठाते ही उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने अर्णव से कहा, मास्टर अर्णव, ये बहुत बुरा है, सुप्रिया को कुछ होने वाला है। अर्णव ने पूछा, क्या हो रहा है? हेनरी ने कहा, मैंने सुना है कि ज़ूमा जनजाति मुख्यालय में प्लेग बहुत भयंकर था। इस अत्यंत विशिष्ट संक्रामक रोग से कई लोग संक्रमित हो गए थे, यहां तक कि मुखिया की मां भी इससे नहीं बची थी। वहां इलाज के लिए कई डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कारगर नहीं है। जनजाति के महान जादूगर ने अभी अभी मुखिया गैरिंचा को बताया कि यह कोई साधारण प्लेग नहीं, बल्कि जादूगर देवता का प्रकोप है जिसने ज़ूमा जनजाति पर विपत्ति ला दी है। इस विपत्ति से बचने के लिए मानव बलि देनी होगी। मुखिया आश्वस्त हो गया और उसने सुप्रिया सहित 100 जीवित लोगों की बलि तैयार कर ली। अर्णव के चेहरे के भाव बदल गए। इतने लंबे समय तक अफ्रीका में रहने के बाद उसे आखिरकार सुप्रिया के बारे में खबर मिली। उसने कहा, बलिदान कब है? आज रात। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अर्णव के बोलने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर उस छोटे लड़के के शरीर पर लगी सारी चांदी की सुइयां निकाल ली। हालांकि उसकी हालत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। हम बस बाद में इंतजार कर सकते हैं। कई लोग जल्दी से हमवी में सवार होकर ज़ूमा जनजाति के ठिकाने की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही सूरज डूबता है और रात होती है, ज़ूमा जनजाति के हजारों लोग एक बड़े पहाड़ की तलहटी में इकट्ठा होते हैं। ये ज़ूमा जनजाति का मुख्यालय है। इसके पीछे वाले पहाड़ को स्थानीय लोग पवित्र पर्वत कहते हैं। पहाड़ की तलहटी में 30 मीटर से भी ऊंची एक ऊंची मूर्ति है। जनजाति की हर बलि यही होती है। इस समय मूर्ति के सामने एक ऊंची वेदी है। 100 क्रॉस लगाए गए हैं। हर शेल्फ पर एक महिला बंधी है और पैरों के पास ढेर सारी लकड़ियां रखी है। कुल के महान जादूगर के अनुसार जादूगर देवता के लिए महिलाएं सर्वश्रेष्ठ बलिदान है और सबसे अच्छी बलिदान की विधि अग्निबलि है। इन महिलाओं की त्वचा का रंग अलग अलग है, कुछ गोरी है, कुछ काली है और कुछ पीली है। उत्तल और अवतल आकृति वाली एक बेहद खूबसूरत कोकेशियन महिला बीच में एक क्रॉस से बंधी है और बेहद कामुक दिखती है। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसका नाजुक चेहरा चांदनी में चमक रहा था और उसकी आंखें अनिच्छा और क्रोध से भरी थी। उसके बगल में एक पीली महिला थी जिसका चेहरा पीला था और आंखें निराशा और पतन से भरी थी। वो कभी घमंडी सुप्रिया थी। इस समय सुप्रिया को अपनी भावनाओं का वर्णन करना नहीं आता था। जब वो भारत में थी तो वो हमेशा एक विदेशी पुरुष से शादी करने का सपना देखती थी।
ये सोचकर कि भारतीय पुरुष उसके नेक व्यक्तित्व के लायक नहीं है। बाद में उसकी मुलाकात कनु से हुई और उसने राजकुमारी बनने का भी सपना देखा। लेकिन यहां पहुंचने पर ही उसे एहसास हुआ कि सब कुछ एक बुरा सपना था। यहां की तुलना में भारत महिलाओं के लिए स्वर्ग है, जबकि ये महिलाओं के लिए नर्क है। विमान से उतरते ही कनु ने अपना मुखौटा उतारा, पहले पासपोर्ट फाड़ा और फिर उसे वापस जनजाति के घर ले गया। यहां पहुंचने पर ही उसे एहसास हुआ कि उस आदमी की पहले से ही 4 पत्नियां थी और उसे वापस लाने का उसका एक ही मकसद था, खुद को बेचकर पैसा कमाना। तब से उसकी जिंदगी एक बुरे सपने जैसी हो गई, जिसमें बेहद खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, बेस्वाद खाना, हर दिन मारपीट और डांट फटकार और कम से कम दर्जनों मेहमानों का स्वागत करना शामिल था। ये जिंदगी मौत से भी बदतर थी और ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। आज रात उसे अचानक जनजाति ने चुन लिया और सूली पर बांध दिया। कहा जाता था कि यहां उसे मानव बलि के रूप में डायन देवता को बलि चढ़ाया जाएगा। अफसोस, अंतहीन पछतावा। सुप्रिया को मन ही मन पछतावा हुआ। वो मूल रूप से भारत की एक उच्च पदस्थ राजकुमारी थी, जिसके अनगिनत प्रेमी थे, लेकिन अपनी जिद और उच्च नारीवाद के कारण उसने अंत तक खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया। अगर उसे एक और मौका दिया जाता तो वो निश्चित रूप से इस विकल्प को जारी नहीं रखती, बल्कि अतीत में मिले अपने दुर्लभ जीवन को संजोए रखती। इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ बहुत देर हो चुकी है और उसे कुछ ही देर में जिंदा जला दिया जाएगा। वेदी के सामने एक बेहद जलती हुई अग्नि थी। हजारों जुमा जनजाति के लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा हुए थे। नेता लगभग 50 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो जुमा जनजाति का मुखिया गैरिंचा था। यहां मुखिया की शक्ति सामंती समाज के सम्राट के समान होती है, जो सभी कबीले के सदस्यों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करता है। गारिंचा के सामने एक आदमी खड़ा था जो काले वस्त्र पहने हुए था। उसके बाएं हाथ में क्रिस्टल बॉल का एक डंडा था और उसकी कमर में एक बड़ा काला सांप लिपटा हुआ था। वो कबीले का महान जादूगर था। उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता। उन्हें बस इतना पता है कि वह एक उच्च पदस्थ जादूगर है, डायन देवता का प्रवक्ता, और उसकी शक्ति अथाह है। इस समय उसने गारिंचा का सामना किया और कर्कश स्वर में कहा, प्रिय सरदार, डायन देवता ने अभी अभी मुझे अपना आदेश सुनाया है कि हमारा बलिदान शुरू होना चाहिए। जब तक ये 100 महिलाएं डायन देवता को समर्पित रहेंगी, तब तक कबीले का संकट स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। उन्हें रिहा करो, हमारे प्रेसिडेंट को जल्दी से रिहा करो, तुम मूर्ख लोग। एक चीख के बाद एक मोटे आदमी के नेतृत्व में कई गोरे लोग बाहर से दौड़े आए। वो गारिंचा पर गुस्से से चिल्लाया, हम वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य हैं और हम इस बार आपकी सहायता करने और आपके लोगों का इलाज करने के लिए यहां हैं। लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आप हमारे प्रेसिडेंट की बलि भी देना चाहते हैं। क्या अभी आपके पास जमीर है? उसके बगल में एक दाढ़ी वाला आदमी भी चिल्लाया, आजकल क्या जमाना है, तुम अभी भी इतने अज्ञानी क्यों हो? तुम यहां एक अनजान वायरस से संक्रमित हो। तुम किसी ईश्वर को जरा भी नाराज नहीं कर रहे हो। तुम्हें दवा पर विश्वास करना चाहिए। केवल आधुनिक चिकित्सा ही तुम्हें बचा सकती है। अहंकारी, तुमने मुखिया से कैसे बात की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा? बोलने वाला एक लंबा मजबूत काले व्यक्ति था, जिसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी। मोटे आदमी ने गुस्से में दाढ़ी वाले आदमी को रोका और मुखिया गैरिंचा से फिर कहा, महाराज, हमारा इरादा आपको नाराज करने का नहीं है, लेकिन आपको हमारे अध्यक्ष को जाने देना होगा। इस समय वो बेहद उदास था। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते वे जहां भी गए, उन्हें हमेशा बेहतरीन आतिथ्य इलाज मिला और सभी ने उनका सम्मान किया। लेकिन यहां स्थिति अलग है। शुरुआत में उन्होंने सुना था कि यहां एक बेहद अजीब संक्रामक बीमारी फैली है और वे चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अफ्रीकी महाद्वीप आए थे। अप्रत्याशित रूप से पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद प्रेसिडेंट एलिस को यहां के लोगों ने बेरमी से गिरफ्तार कर लिया। कहा गया कि उन्हें डायन देवता को बलि चढ़ा दी जाएगी। वे गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था। ये एक विद्वान और एक सैनिक के मिलने जैसा था। यहां के लोग सोच में बेहद पिछड़े थे और बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सकते थे। गेरिंचा ने उनकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन तुमने क्या किया? एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ और मेरे लोग एक के बाद एक मरते गए। अब तो मेरी मां भी बीमार है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? मोटा आदमी चिल्लाया, मास्टर चीफ, यह बिल्कुल नया वायरस है जो आपने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप इसका इलाज करना चाहते हैं तो आपको हमें समय देना होगा। ठीक है, बेवकूफ आदमी, अपने झूठ से जनता को भ्रमित करना बंद करो। महान जादूगर ने कहा, यह कोई तथाकथित वायरस नहीं है, लेकिन तुमने डायन देवता को नाराज कर दिया है। हमें आज ही डायन देवता को बलि चढ़ानी होगी, वरना पूरा जुमा कबीला तुम्हारी मूर्खता के साथ दफन हो जाएगा। बेवकूफ, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें विज्ञान पर विश्वास करना होगा।
दाढ़ी वाला आदमी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन गैरिंचा अब सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। उसने अपने बगल में खड़े आदमियों की ओर हाथ हिलाया और कहा, पहले उन्हें बांध दो और फिर बलि चढ़ाने के बाद उन्हें मार डालो। मोटा आदमी चिल्लाया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये गैरकानूनी है। लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी योद्धा दौड़े आए। कई लोगों को कसकर बांध दिया और उनके मुंह बंद कर दिए। वेदी पर एलिस ने यह सब साफ देखा और उसकी आंखों में निराशा की एक चमक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि आज वह सचमुच मरने वाली है। महान जादूगर ने दर्शकों में से सभी से ऊंची आवाज में कहा, बलिदान शुरू हो गया है, कृपया प्रार्थना करें और जादूगरनी देवता से जुमा जनजाति के हमारे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कहें। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने हाथ हिलाया और 1 दर्जन आदिवासी तुरंत वेदी की ओर दौड़े। पहले लकड़ियों पर तेल डाला और फिर मशालों से उसे जलाया। सुप्रिया ने रात के आकाश में पूर्व की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कभी उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी, लेकिन अब वह एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां से वापसी नहीं है। अचानक उसके दिमाग में एक भारतीय कहावत कौंधी, अगर तुम मौत की तलाश नहीं करोगे तो तुम मरोगे नहीं। साथ ही उसके दिल में उन सभी देहाती नारीवादियों के लिए एक अकथनीय नफरत भी थी। यही लोग खुद को प्रोत्साहित करते हैं, यही लोग बकवास करते हैं, यही लोग शेखी बघारते हैं कि विदेशी पुरुष कितने अच्छे हैं और चांद विदेश में कितना गोल है, और आखिरकार अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन जो कुछ उसके सामने दिख रहा था उसे वो बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी। वो बस चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर सकती थी। तैयारी करने के बाद महान जादूगर ने एक बार फिर अपने आदमियों से चिल्लाकर कहा, आग जलाओ और बलि चढ़ाओ। कई तैयार आदिवासी मशाले हाथ में लिए एलिस और सुप्रिया की ओर बढ़े। बलि चढ़ाने का क्रम बीच से शुरू करके दोनों तरफ जलाना था। यह देखकर कि मशाल उसके पैरों के नीचे जलती लकड़ियों को जलाने ही वाली थी, एलिस की आंखें अनिच्छा से भर गई। वो कभी एक खूबसूरत चिकित्सा प्रतिभा, दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर थी और कम उम्र में ही वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्ष बन गई। एक दिन मैं इन अज्ञानी लोगों के हाथों मर जाऊंगी और जिन मरीजों का मैं इलाज कर रही हूं वे मुझे जिंदा जला देंगे। मशाल को पास आते देख उसने धीरे से अपनी खूबसूरत बड़ी आंखें बंद कर ली और अपने सारे सपनों को अलविदा कह दिया। मेरे अज्ञात राजकुमार, अलविदा। रुको। लेकिन तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और 2 काली आकृतियां तेजी से वेदी पर कूद पड़ी। उन लोगों के हाथों से मशालें छीन ली और उन्हें तुरंत बुझा दिया। जो लोग आए थे वे स्वाभाविक रूप से अर्नव और जिया थे। वे जल्दी से यहां पहुंचे और हेनरी व अन्य लोगों को भाग लेने नहीं दिया। इसके बजाय 2 लोग वेदी पर गए। ये देखकर कि बलि समारोह बाधित हुआ है, मंच के नीचे शोर मच गया और जुमा कबीले के सदस्य एक एक करके दहाड़ने लगे। गेरेंचा तुरंत सिंहासन से उठ खड़ी हुई और गुस्से से मंच की ओर चिल्लाई, तुम कौन हो? तुमने हमारे बलिदान में बाधा डालने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि डायन देवता तुम्हें सजा देंगे? अर्णव ने कहा, महाराज, मैं भारत से आया एक डॉक्टर हूं। यहां जो हो रहा है वो ये नहीं है कि डायन देवता बिल्कुल क्रोधित है और मानव बलि की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह है कि यह जनजाति एक अज्ञात वायरस से संक्रमित है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जब तक आप मुझे समय देंगे मैं इस वायरस को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। एलिस ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक सुंदर भारतीय युवक उसके सामने खड़ा है। वो इस समय धार्मिकता से बोल रहा था और आग की रोशनी में और भी लंबा और सुंदर लग रहा था। यह आदमी कौन है? इसने मुझे बचाया। क्या यह भगवान द्वारा भेजा गया राजकुमार है? क्या मेरा राजकुमार कोई पूर्वी है? सुप्रिया को लगा कि आवाज जानी पहचानी है। जब उसने अपना सिर नीचे किया और नीचे देखा तो उसे अचानक एहसास हुआ कि आने वाला व्यक्ति अर्णव था। पहले जब वो इस आदमी को देखती थी तो उसे बहुत घृणा होती थी, खासकर जब उसने कनु को घायल किया था तो उसे लगा कि यह दुनिया का सबसे घिनौना आदमी है। लेकिन इस पल जब उसने अर्णव को देखा तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया के सबसे करीबी इंसान को देख लिया हो, मानो उसने अपने उद्धारकर्ता को देख लिया हो। उसका मन अचानक बेहद उत्साहित हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बकवास, तुम शैतान हो जो ईश्वर का अपमान करते हो। महान जादूगर ने गारिंचा की ओर ध्यान दिलाया और कहा, महाराज, इस तरह के व्यक्ति को शैतान ने यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा है। इसे सार्वजनिक रूप से फांसी देनी होगी, अन्यथा जादूगरनी देवता हमारे जुमा कबीले को अवश्य दंडित करेंगे। गारिंचा ने अपने बगल के योद्धाओं की ओर हाथ हिलाया, उन्हें मार डालो। हाँ, आदिवासी योद्धा सहमत हो गए। उसने तलवार और भाला हाथ में उठाया और वेदी की ओर दौड़े। लगभग 100 लोग आगे बढ़े और पल भर में पूरी वेदी भर गई। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्णव ने अपने पीछे जिया की रक्षा की और उन लोगों की ओर दौड़ा। ऊपर जाओ। वो इस बार लोगों को बचाने के लिए यहां था और वो जुमा कबीले के साथ
मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा और एक्यूपंक्चर तकनीकों का इस्तेमाल किया। वे जहां से भी गुजरते, सभी योद्धा वही पत्थर की मूर्तियों की तरह जड़वत हो जाते। पलक झपकते ही ज़ूमा जनजाति के लगभग 100 योद्धा वहां जमा हो गए और दृश्य शांत हो गया। दर्शकों में हर कोई हैरान था, ये सोचकर कि यह भारतीय व्यक्ति उनके सबसे वीर योद्धा को कैसे गतिहीन कर सकता है। महान जादूगर का काला चोगा कांप उठा और उसने फिर भारी स्वर में कहा, महाराज, आपने भी देखा है कि यह शैतान द्वारा भेजा गया आदमी है। इसने हमारे योद्धाओं का सारा रक्तसार चूस लिया है। गैरिंचा के चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। हालांकि वो जनजाति का सरदार था, फिर भी उसमें अज्ञात का एक सहज भय था। महान जादूगर, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? उसे मार डालो। बेशक हमें उसे मारना ही होगा। हमें और योद्धा भेजने होंगे और उसे यहां से जाने नहीं देना चाहिए, वरना डायन देवता क्रोधित हो जाएंगे और हमारा ज़ूमा कबीला पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। गैरिंचा ने अपने पीछे हाथ हिलाया। क्या तुमने सुना? इस शैतान का सफाया होना ही चाहिए। अर्णव ने भौहें चढ़ाई। हालांकि वो शक्तिशाली था, वो पूरी जमात से नहीं लड़ सकता था और उसे अपने पीछे के लोगों की रक्षा भी करनी थी। उसने दर्शकों से ऊंची आवाज में कहा, सर चीफ, मैं भारत से आया एक डॉक्टर हूं, शैतान नहीं। महान जादूगर चिल्लाया, हे शैतान, क्या तुम अभी हमें धोखा देना चाहते हो? तुमने डायन देवता के बलिदान को नष्ट कर दिया है और तुम आज ही मरोगे। बोलने के बाद उसने दर्शकों में इकट्ठा हुए योद्धाओं से चिल्लाकर कहा, मेरे योद्धाओं, जल्दी करो और उसे मार डालो। डायन देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे। उसके शब्द सुनकर योद्धा तुरंत उत्साहित हो गए और अपने हथियार लहराते हुए वेदी की ओर दौड़ पड़े। जरा रुको। अर्णव की चीख ने उसकी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और योद्धाओं को तुरंत चौंका दिया। फिर उसने महान जादूगर से कहा, तुम कबीले के महान जादूगर हो, है ना? मैं तुम्हें अभी चुनौती देता हूं। यहां आते समय उसने हेनरी से ज़ूमा कबीले के रीति रिवाजों और आदतों के बारे में जाना। कबीले के लोग महान जादूगर का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनका यह भी मानना था कि केवल सबसे शक्तिशाली लोग ही उनके महान जादूगर बनने के योग्य हैं। इसलिए यहां एक अलिखित नियम है, कोई भी कभी भी किसी भी समय महान जादूगर को चुनौती दे सकता है। साथ ही महान जादूगर को अपनी गरिमा की रक्षा के लिए चुनौती का जवाब देना होगा। वर्तमान स्थिति बहुत गंभीर है। अगर तुम सुप्रिया और अन्य लोगों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सामने खड़े महान जादूगर से निपटना होगा, वरना तुम्हें पूरे ज़ूमा कबीले से लड़ना होगा। उसके ये कहते ही सारा इलाका खामोश हो गया। आखिरकार चुनौती देने का यह तरीका ज़ूमा कबीले में हजारों सालों से चला आ रहा एक नियम है। सबके दिलों में इसका बहुत ऊंचा स्थान है और किसी को भी इसे नष्ट करने की इजाजत नहीं है। महान जादूगर को इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी। उसने कर्कश स्वर में कहा, लड़के, क्या तुम सच में मुझे चुनौती देना चाहते हो? अर्णव ने कहा, अपने स्वार्थ के लिए पूरे कबीले को अस्त व्यस्त करना, अपनी मर्जी से लोगों को मारना और इंसानों की बलि देना, तुम महान जादूगर होने के लायक नहीं हो। गरिंचा ने कहा, भारतीय, क्या तुम महान जादूगर को चुनौती देने के परिणाम जानते हो? जरूर, मुझे पता है। अगर मैं चुनौती में असफल रहा तो मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। अर्णव को हेनरी से पता चला है कि अगर ज़ूमा जनजाति को चुनौती देने वाला बाहरी जादूगर असफल हो जाता है तो जनजाति के सभी लोग उसे चाकू से मारेंगे और तब तक मांस का टुकड़ा काटेंगे जब तक वो मर न जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महान जादूगर की गरिमा का अनायास ही उल्लंघन न हो। अगर चुनौती जीत ली जाती है तो वो ज़ूमा जनजाति का नया महान जादूगर बन जाएगा। वर्तमान महान जादूगर वही था जिसने 10 साल पहले इस चुनौती में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि वो महान जादूगर नहीं बनना चाहता था, लेकिन लोगों को बचाने के लिए वो इस तरीके का इस्तेमाल केवल अस्थायी रूप से ही कर सकता था। महाराज, उसकी बकवास मत सुनो। वो झूठा है और वो हमारे ज़ूमा जनजाति का महान जादूगर बनने के योग्य नहीं है। वक्ता कानू था। इस समय उसने अर्णव को पहचान लिया और कामना की कि महाजादूगर उसके सामने खड़े भारतीय को तुरंत मार डाले। अर्णव ने उसकी ओर देखा। कानू, क्या तुम मुखिया हो? कबीले के बड़े मुद्दों पर फैसला लेने की तुम्हारी बारी कब आई? और हां, ज़ूमा कबीले के नियमों के अनुसार जब तक तुम महान जादूगर को हरा दोगे तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। लेकिन इस बात का कोई नियम नहीं है कि तुम गोरे हो या पीले, पूर्वी हो या पश्चिमी। तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि मेरे पास ये योग्यता नहीं है? ये कानू ने घबराहट में गैरिंचा की ओर देखा। वो अभी बहुत चिंतित था और अपनी हताशा में कबीले के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। जब दल का नेता बोल रहा होता था तो उसके दर्जे के व्यक्ति को यूं ही बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती थी। चुप रहो और जब बात खत्म हो जाए तो कबीले के नियमों के अनुसार इससे निपटो। गैरिंचा ने उसे गुस्से से घूरा और फिर अर्णव से कहा, भारतीय, तुम हमारे ज़ूमा कबीले के नियमों को अच्छी तरह जानते हो। नियमों के अनुसार तुम महान जादूगर को चुनौती दे सकते हो। उसके इतना कहते ही
दृश्य तुरंत दो लोगों के बीच युद्ध में बदल गया। हालांकि महान जादूगर पूरी तरह से काले वस्त्र लिपटा हुआ था। उसका चेहरा काले वस्त्र में दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी ठंडी आभा और भी तेज होती जा रही थी, जिससे लोग सिहर उठ रहे थे। भारतीय, 1 मिनट रुको। मैं तुम्हें मुझे चुनौती देने की हिम्मत करने का अंजाम भुगतने दूंगा। उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसे मार डालो। कोई नतीजा निकलने से पहले ही महान जादूगर जुमा जनजाति का महान जादूगर था और अनगिनत लोग उसका सम्मान करते थे। इसलिए वहां मौजूद सभी लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे। अर्णव थोड़ा उछला, वेदी से नीचे कूदा और महान जादूगर की ओर बढ़ा। अगर तुम्हें क्षमता है तो बस इसका इस्तेमाल करो। भाड़ में जाओ। महान जादूगर के बोलने के बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और बड़े सांप को उसकी कमर पर थपथपाया। पहले हिचकिचा रहा सांप तुरंत उड़कर अर्णव की ओर तीर की तरह दौड़ा। यह सांप एक जहरीला कीड़ा है जिसे उसने पाला है। तरह तरह के जहरीले और नशीले पदार्थों से पोषित होने के बाद इसका शरीर लोहे की तरह सख्त और बेहद जहरीला हो गया है। इसने सप्ताह के दिनों में अनगिनत विरोधियों को मार डाला है। महान जादूगर की नजर में उसके सामने खड़ा भारतीय उसके सांप के सामने कहीं नहीं ठहरता। आसपास के आदिवासियों ने तो इस युवक को जहरीले सांप द्वारा डसकर मरते हुए देखने की कल्पना भी की थी और वे महान जादूगर की जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार थे। लेकिन इसी क्षण एक बिजली कौंधी और मूल रूप से क्रूर सांप तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया, जमीन पर गिर पड़ा और काला खून जमीन पर फैल गया। ये सब लोग चौंक गए, खासकर महान जादूगर। एक गुरु होने के नाते वो काले सांप की शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ है। उसका पूरा शरीर लोहे जैसा कठोर है और उसे साधारण तलवारों से चोट नहीं पहुंच सकती। लेकिन उसने अपने सामने खड़े युवक के सामने ही इस विशाल सांप को ऐसे मार डाला जैसे खरबूजे और सब्जियां छीलते हैं। ये कैसे संभव है? अर्णव ने अपने हाथ में लोंगिया से एक सुंदर चाकू का फूल बनाया और फिर उसे दूर रख दिया। अरे ढोंगी, बस जो भी हुनर है लगाओ। धिक्कार है भारतीय, अगर तुमने मेरे काले अजगर को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हजारों सांपों से तुम्हारा दिल छिदवाकर मरवा दूंगा। महान जादूगर का स्वर भयावह था, जानलेवा इरादे से भरा हुआ। और फिर उसने बहुत तेजी से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके हाथ में क्रिस्टल बॉल का डंडा भी चमक उठा। इस आदमी में कुछ हुनर जरूर थे। उसने मंत्र बहुत जल्दी पूरा कर लिया। उसने अपना हाथ उठाया और अर्णव की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, उसे काले जादूगर देवता का श्राप दो। जैसे ही उसने चिल्लाया, डंडे से काली ऊर्जा की एक धारा तुरंत निकली, जो तरल पदार्थ जैसी गाढ़ी काली धुंध में बदल गई और अर्णव को ढक लिया। श्राप, एक ऐसा मंत्र जो काले जादूगरों के लिए अनोखा होता है। अर्णव ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग करके काली धुंध को देखा। उसमें निहित शक्ति हेनरी पर लगे श्राप की शक्ति के समान थी। बस उतार चढ़ाव थोड़े अलग है, छोटी छोटी तरकीबें। जैसा कि कहा जाता है, एक ही उपाय सब ठीक कर सकता है। हालांकि ये श्राप अजीब है, लेकिन जादू के उस्ताद के लिए इससे उसे कोई खतरा नहीं है। मूल रूप से उसके पास इस काली धुंध को तोड़ने के दर्जनों तरीके थे, लेकिन वो थोड़ा बेकार था। इस तरह की चीजों को अमृत में परिशोधित करना सबसे अच्छा होगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपने शरीर के सामने हल्के से छुआ और मूल रूप से मोटी शाप शक्ति तुरंत उसकी हथेली से गायब हो गई, मानो वो उसके शरीर में समा गई हो। उसी समय राक्षस शोधन बोतल में एक और छोटी काली गोली प्रकट हुई। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए। अगर अभी अभी मारा गया काला सांप बल पर निर्भर था, तो ये वास्तव में जादू की शक्ति थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह भारतीय व्यक्ति इतनी कम उम्र में जादू और मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, और वो इतने ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। महान जादूगर का काला चोगा कांप उठा। जाहिर तौर पर उसे एहसास हुआ कि वो एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी का सामना कर रहा है। उसने अपने हाथ में छड़ी उठाई और कहा, भारतीय, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी कुछ क्षमता है। अगर तुम चुनौती को अब छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें जीवित रहने दे सकता हूं। अगर तुम मुझे जाने देना चाहते हो तो मैं सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अर्णव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन मेरा तुम्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं है। तुमने बहुत सारे अनुचित काम किया है। आज अंत का समय आ गया है। घमंडी भारतीय, तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल महान जादूगर ने अर्णव को जाने देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसने अभी ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह चुपके से खुद के लिए कुछ समय निकाल सके और एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र को सक्रिय कर सके। मेरी शक्ति का स्वाद चखो। महान जादूगर ने क्रिस्टल बॉल को अपनी छड़ी पर पटका और एक पल के लिए क्रिस्टल बॉल से अनगिनत काली परछाइयां निकली, जो अर्णव की ओर उमड़ पड़ी। क्रोधी प्रेत। अर्णव की आंखों में तुरंत एक ठंडक दौड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि महान जादूगर उन सभी 100 लोगों को जलाकर मार डालना चाहता था, ताकि वे क्रोधित आत्माओं को इकट्ठा कर सकें और अपने मंत्रों का अभ्यास कर सकें। सामान्यतः किसी व्यक्ति की मृत्यु जितनी अधिक दुखद और अन्यायपूर्ण होगी, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का आक्रोश उतना ही अधिक होगा।
जिससे उसकी क्रोधी आत्मा की शक्ति भी बढ़ जाएगी। इसलिए उसने बलिदान के नाम पर इन सभी निर्दोष लोगों को जलाकर मार डालने का फैसला किया। भारतीय लोगों, बस मरने का इंतजार करो। अर्णव को भारी आक्रोश से घिरी आत्माओं से घिरा देखकर काला जादूगर हंसे बिना नहीं रह सका। कौ की बांग से भी बदतर हंसी रात के आकाश में गूंज रही थी, जिससे लोग सिहर उठे। उसके विचार से उसे अपनी जीत का पहले से ही पूरा भरोसा था। उस समय 10 साल पहले का महान जादूगर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंततः वो इस तकनीक से पराजित हो गया था।